हुआ है ना? हाँ सर। ओके ठीक है। अच्छा देखो, आज सबसे पहले तो गुड इवनिंग अगेन। तो गुड इवनिंग इसलिए बिकॉज हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे। और जीएसटी में मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, आज मैं बताऊंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है जिया? तो पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसे, मैं लास्ट वीक सिमिलर क्लास जो ओवरव्यू का हमसे कॉन्सेप्ट था रजिस्ट्रेशन के बारे में, मैं लाइव नहीं ले पाया था, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर किया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं उसको रिपीट भी करूँगा थोड़ा सा। और उसके साथ साथ अगर लाइव नहीं किया हुआ बाई चांस तो, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, केस लॉ, इसके साथ साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझाऊंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन जीएसटी, बिकॉज जब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको पता ही है आप लोगों को कि जब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शंस भी नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी प्राइमरी स्टेज, ठीक है। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना किसको है, समझ में आ रहा है ना जी? कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना किसको है, मतलब क्या हर किसी को जीएसटी रजिस्टर होना पड़ेगा, या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेसिस में कुछ अलग अलग रूल्स बना हुआ है कि भाई इसको इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, इसको इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके जो भी मन में सवाल हम लोगों का चलता है उसका तो आज मैं जवाब आपको दे ही दूंगा, लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स जो एग्जाम रिलेटेड मैटर में आपको घुमा फिरा के सवाल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक चार्टर्ड में हो या सीएमए केस में हो या सीएस के केस में हो, हर जगह में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ भी सवाल हो सकता है। तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बताऊंगा, एकदम लेटेस्ट जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो लेटेस्ट मैटर के साथ, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ शॉर्ट मैटर बताऊंगा कि भाई क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन सिंपल। उसके बाद मैं सिंप्लिसिटी को छोड़ के थोड़ा प्रोविजंस में जाऊंगा। ठीक है, बिकॉज हम लोग प्रोफेशनल्स बन रहे हैं सर। तो जब प्रोफेशनल स्टूडेंट्स उसको समझते हैं या पढ़ते हैं, वो आम इंसान से थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं। तो ज़्यादा मतलब एक आम इंसान को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मैटर में कुछ सिंपल सिंपल मैटर पता होता है। ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड, लाइक सीएमए, लाइक कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, लॉयर्स, इनको जीएसटी के बारे में क्या स्पेशल नॉलेज होना चाहिए? प्रोविजंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोग जीएसटी लॉ को जानते हो, तो जीएसटी लॉ के अंदर क्या प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग, इसका पूरा डिटेल्स जानकारी आपको होना चाहिए। तो यही आपको नॉर्मल नॉलेज से थोड़ा स्पेशल नॉलेज में ट्रांसफर करता है। तो चलो मैं आपको दोनों चीज़ शेयर करूंगा। पहले सिंपल चीज़ बताऊंगा जो नॉर्मल क्वेरीज है जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, जो हर कोई करता है या जो भी बेसिक लेवल में बिजनेस भी करता है उसे भी जानना चाहिए। लेकिन जब बात आता है जीएसटी टैक्स कंसल्टेंसी का या जीएसटी का मतलब हार्डकोर नॉलेज का, तो आपको प्रोविजंस जानना पड़ेगा। ओके ना, बात समझ में आ रहा है ना जियाउल? हाँ सर। चल सर, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जो इन सिंपल आपको बताया जा सकता है सर। जैसे जैसे अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन? द वेरी बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन? So under goods and service tax, business whose turnover exceeds the threshold limit of rupees 40 lakh, 20 lakh और 10 lakh। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल चल सकता है, क्या सवाल चल सकता है? सवाल ये है कि सर 40 लाख किसका, 20 लाख किसका और 10 लाख किसका? यस ना? क्या रे सर, लिमिट अलग अलग बोल दिया है ना? तो 40 लाख किसके लिए, 20 लाख किसके लिए, 10 लाख किसके लिए, ये आपको कैटेगरीज। हाँ वेरी गुड सर, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्मल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो कब 40 लाख आता है, कब 20 लाख आता है, कब 10 लाख आता है, इसका नॉलेज आपको आगे आगे मिलेगा। तो एज द केस में मस्ट रजिस्टर एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन एंड इट इज कॉल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नॉर्मल जो लिमिट है टर्नओवर का, ठीक है, अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करता है, 20 लाख क्रॉस करता है या 10 लाख क्रॉस करता है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 40 लाख को क्रॉस करता है, 20 लाख को क्रॉस करता है या 10 लाख को क्रॉस करता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, सो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है,
तो मैं जो अभी अभी बोला संपत, एक बार तेरे को भी बता देता हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट है दैट इज, अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करता है, या फिर 20 लाख क्रॉस करता है, या फिर 10 लाख क्रॉस करता है, एज द केस में भी। अब कौन से केस में क्या होता है, किसके केस में क्या मतलब लिमिट है, ये आपको मैं आगे आगे बताऊंगा, ठीक है, डिटेल्स प्रोविजंस में बताऊंगा। तो ये मैं एक बेसिक चर्चा कर रहा हूँ अभी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन है क्या। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जिसका बिजनेस टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करेगा, 20 लाख क्रॉस करेगा, या 10 लाख क्रॉस करेगा, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज इन सिंपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ইয়ারলি তো हाँ बोल। ইয়ারলি স্যার ব্যবসা যখন টার্নওভার হবে আমদানি রপ্তানি সেই টাকাটা যে यस আমদানি হবে সেটার উপরে। यस यस, मतलब टर्नओवर मतलब ईयरली बिजनेस में जो सेल होता है, ठीक है। স্যার শুধু সেল ধরে স্যার নাকি সেল মানে ধরুন সেল করলে যে টাকাটা আসছে সেটা, আবার ধরুন কিছু কিনলে যে টাকাটা ইচ্ছে সেটাকেও কি ধরে এর মধ্যে টার্নওভারের মধ্যে, नहीं नहीं नहीं, टर्नओवर मतलब सेल। শুধু टर्नओवर, সেলটার উপরে? हाँ ऑब्वियसली टर्नओवर का मतलब होता है सेल। अब सेल करके तुमको जो इनकम होता है वो अलग, इनकम तो तुम अपने मार्जिन के हिसाब से करोगे, दैट इज ऑल अबाउट सेल, ठीक है। टर्नओवर, ठीक है। अब तुम क्या रेवेन्यू कमाओगे, इनकम क्या करोगे, वो अलग बात, ये टर्नओवर का बात है, ठीक है। टर्नओवर मींस बेसिकली सेल। नाउ फॉर सर्टेन बिजनेसेस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज मैंडेटरी। अब कुछ बिजनेस ऐसा है जिसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। If the organization carries on business without registering under GST, if the organization carries on business without registering under GST, it is an offense under GST. अगर किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो ये एक गलती है, और ये गलती के कारण आपको पेनल्टी भी हो सकता है। अब आपको मन में चल रहा है कि सर क्या पेनल्टी आ सकता है, क्या लिमिट है, ये सब चीज़ अब आपको धीरे धीरे बताऊंगा, प्रोविजंस के साथ डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर हु शुड ऑब्टेन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, एकदम मतलब बच्चे का सवाल है ना, बच्चे का सवाल है। जीएसटी के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ के आ रहे हैं सर, जीएसटी का बेसिक्स जाने, जीएसटी का क्वेश्चंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात किए, सप्लाई के बारे में बात किए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात किए, चार्ज के बारे में बात किए, एग्जाम्पशंस के बारे में बात किए, है ना। लेकिन किसी को भी आम इंसान को भी पूछो ना तो जीएसटी के बारे में नॉर्मली यही सब बात पूछता रहता है, क्या मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, क्या लिमिटेशन है, नहीं है। एकदम बेसिक सा सवाल है रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। तो वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन मार्केट, ओके। आप मार्केट में बहुत लोगों को ऐसे बात करते हुए सुनोगे। क्या मैं सही बोला सर? जीएसटी में आना है नहीं आना है, इसके बारे में मार्केट में इसका ये चर्चा बहुत चलता है ना। हेलो, हाँ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट मार्केट में। तो हु शुड ऑब्टेन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अब बच्चे का सवाल, ठीक है। तो चलो बच्चे का सवाल का जवाब देते हैं। सर इंडिविजुअल रजिस्टर्ड अंडर द प्री जीएसटी लॉ, मतलब अगर आप जीएसटी से पहले जो लॉ हमारे देश में था इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे देश में जैसे वैट था, सर्विस टैक्स था, ठीक है, कस्टम्स तो अभी भी है, ठीक है, कस्टम्स भी था। तो बेसिकली अगर आप पहले वैट, सर्विस टैक्स, जो जीएसटी को बेसिकली मतलब सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो अगर आप ऐसे लॉ के साथ जुड़े हुए थे तो आपको जीएसटी में आना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। बिजनेस विथ टर्नओवर अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर आप टर्नओवर का लिमिट क्रॉस करते हो, जैसे कि अभी अभी बोला मैं आपको, इन केस ऑफ 40 लाख, इन केस ऑफ 20 लाख, इन केस ऑफ 10 लाख, एज द केस में भी। अब आपके मन में जो चल रहा है मैं समझ गया कि सर कब कब 40, कब कब 20, कब कब 10। सर वेट करो, बहुत जल्दी आने वाले हैं। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल मतलब जो नॉर्मली जिनको, जो भारत में नॉर्मली बिजनेस इस हिसाब से नहीं करता है, ठीक है। कैजुअल का मतलब क्या है, जो कभी कभार बिजनेस के लिए आ सकते हैं, या कुछ सेल कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे लोगों को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी में या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इनके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सर एजेंट्स ऑफ ए सप्लायर एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो बेसिकली क्या होता है ना सर, जो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में जो जीएसटी का जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। मतलब हेड ऑफिस क्या करते हैं, इनपुट क्रेडिट जो भी, आपको आईटीसी पता है सर, मैं लेटेस्ट ट्रेड में आईटीसी आप लोगों को करवा के आया। हेड ऑफिस क्या करता है, इनपुट क्रेडिट जो भी उनको मिलता है वो बाद में ब्रांच में ट्रांसफर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो एजेंट्स ऑफ ए सप्लायर एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, इनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए।
दोज पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर नॉर्मल तौर पे सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर जो होते हैं वो जीएसटी में रजिस्टर करते हैं या जीएसटी गवर्नमेंट के घर में पे करते हैं। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम में क्या होता है, वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट सा, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होते हैं इस केस में सप्लायर नहीं, कौन, रिसिपिएंट को, हाँ सर, रिसिप्ट पड़ता है है ना, क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड या तो सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है या तो सप्लायर फॉरेन में है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या फॉरेन में सप्लायर ढूंढने जाएगा, नहीं ना। तो वो क्या बोलेगा, रिसिपेंट को बोलेगा भाई तुम कलेक्ट करके हमें जमा कर दो, मुझे ढूंढने नहीं जाना है कौन सप्लायर है नहीं है, ठीक है, इतना झमेला में मुझे नहीं पड़ना है। तो ये बहुत सारा केसेस है आरसीएम का, ठीक है, जो मैं चार्ज अंडर जीएसटी में बहुत डिटेल्स में बातचीत करके रखा सर। ए पर्सन हु सप्लाइज वाया एन ई कॉमर्स एग्रीगेटर, अगर आप ऑनलाइन में बिजनेस करते हो, ई कॉमर्स एग्रीगेटर इन द सेंस अगर आप ऑनलाइन में बिजनेस करते हो तो आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। एवरी ई कॉमर्स एग्रीगेटर, हर तरह का ई कॉमर्स बिजनेसमैन, ठीक है, कर लेना चाहिए। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर आप ऑनलाइन में कुछ डेटाबेस सप्लाई करते हो, सपोज आपका बिजनेस इंडिया में नहीं है, ठीक है, बट आप इंडिया में फॉरेन से बैठ के इंडिया में आपका कोई ऐप यूज करता है या वेबसाइट यूज करता है जिसके थ्रू से आप किसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, कोई डेटाबेस एक्सेस करने देते हो या डेटा डेटा रिट्रीवल करने देते हो, कोई पीडीएफ एक्सेस करने देते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज आप फॉरेन में बैठ के इंडिया में दे सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स इन द ऑनलाइन सेक्टर्स, गूगल में आप देखोगे, ठीक है, जहाँ पर आप फॉरेन का कंपनी है इंडिया में वेबसाइट के थ्रू से आप बहुत सारा चीज करते हो, तो ऐसे बिजनेस को इंडिया में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, जो नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन नहीं है बट पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, तो इन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। স্যার তাহলে কি গুগলে তো স্যার এইসব জিনিস প্রোভাইড করে, মানে ধরুন আমরা যা কিছু সার্চ করছি কি যাবতীয় যা করছি সেটা তো আমরা গুগল থেকে করছি, গুগলে কি তার মানে আমাদের ইন্ডিয়াতে রেজিস্ট্রেশন হবে সেক্ষেত্রে? ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर तुम गूगल से किसी भी तरह का सर्विसेज, हाँ बोलो। गूगल तो रजिस्टर्ड है, बैंगलोर में है उसका। हाँ वो तो रजिस्टर्ड है ही, ठीक है, अगर कोई कंपनी भारत में रजिस्टर्ड ना भी है, ठीक है, और फॉरेन से बैठ के ही वो अपना सर्विस दे रहा है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोग गोडैडी के बारे में सुने होंगे, हाँ सर, गोडैडी एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है, अमेरिका का, ये बेसिकली डोमेन या .com सर्विस प्रोवाइड करते हैं, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है। तो से फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप गोडैडी डोमेन में जाते हो, godaddy.com में, यहाँ पर जाके आप अगर कोई वेबसाइट को चलाते हो या फिर किसी भी तरह का वेबसाइट परचेस करते हो या फिर आप कोई डोमेन परचेस करते हो .com .in, ठीक है, ये सब क्या है, ऑनलाइन डेटाबेस सर्विसेज है, ये सर नो, হ্যাঁ স্যার। है ना। तो जब भी आप परचेस करोगे तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, समझ में आ रहा হ্যাঁ है। স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার আমাদেরকে দিতে হচ্ছে, ধরুন আমরা যদি কিছু পারচেস করি हाँ তাহলে আমরা हाँ तो ऑब्वियसली तुम परचेस करोगे तो दोगे, तो वेंडर कौन है, হ্যাঁ এবার আমি সেটাই বলছি, ধরুন এই যে গোড্যাডি যে কোম্পানিটা আছে তারা তো ইন্ডিয়াতে বিজনেসটা করছে, তাহলে তারা কি সে জিএসটি পেমেন্ট করছে তো তারাও? हाँ इसीलिए तो उसको रजिस्टर होना पड़ेगा, मतलब इनको उनको इंडिया का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नहीं समझे। হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। अगर वो लोग रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो जीएसटी कलेक्ट करके सरकार के घर में जमा करेगा, तो सरकार के पास क्या क्या प्रूफ होगा कि ये कौन है, हाँ হ্যাঁ স্যার। बात समझ में आया। হ্যাঁ স্যার। ये देख, तुमको अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको मैं पोर्टल दिखा दिया, gst.government.in, ये सरकार का पोर्टल है, ठीक है, तुम्हें जीएसटी, इसको जीएसटी पोर्टल भी कहा जाता है, यू जस्ट नीड टू विजिट जीएसटी पोर्टल और आप यहाँ पर जाके registration.gst.government.in में जाओ, ठीक है, या फिर आप gst.government.in में जाके रजिस्ट्रेशन में जाओ, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करो, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना जो मैं दिखा रहा हूँ सर, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करो या फिर जो भी एप्लीकेशन आपने दिया उसको ट्रैक करो। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सर, जस्ट जो भी बता रहे हैं आपको पुट करते जाओ, ठीक है, लुक एट, आप कौन हो, टैक्स पेयर्स हो, टैक्स डिडक्टर हो,
टैक्स कलेक्टर हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स हो, ठीक है, आप लोग भी बन सकते हो आगे आगे जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, यूनाइटेड नेशंस बॉडी हो, कंसुलेट और एम्बेसी और फॉरेन कंट्री हो, अदर नोटिफाइड पर्सन हो, नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है, समझ में आया? आपका स्टेट क्या है इंडिया में अगर हो तो, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, आपका बिजनेस का लीगल नेम ऑफ द बिजनेस क्या है जो पैन में मेंशन है, ठीक है, जो पैन में मेंशन है, ठीक है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेसेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस दो, मोबाइल नंबर दो, ओटीपी आएगा, उसके बाद प्रोसीड करो, फिर एक के बाद एक स्टेप्स आएगा, आप भरते जाओ, फिर आपको एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, और आपको मैं एक पूरा प्रोसेस इसी पोर्टल का एक पूरा डिटेल्स प्रोसेस है, ठीक है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे ना वो आपको बहुत हेल्प करेगा, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ। ऐसे जैसे आपको नॉलेज हो जाएगा ना, आप जब भी काम करोगे आप जीएसटी में बहुत इजीली काम कर पाओगे, बिकॉज हम लोग सर कोई नॉर्मल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ को डिटेल्स में जानकारी ले लेंगे, ठीक है, तो जब डिटेल्स जानकारी लोगे, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे ना, प्रैक्टिस इन द सेंस जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ थोड़ा जुड़े रहना है, ठीक है, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद दिस काइंड ऑफ स्टडीज। तो जब भी आप किसी फार्म में ज्वाइन करोगे, किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो आपको ये काम आएगा, ठीक है, जीएसटी का काम, इनकम टैक्स का काम, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद दिस थिंग्स। सो आपको बहुत हेल्प मिलेगा सर कि भाई किस केस में क्या होता है। मैं आपको बहुत सारा केस लॉ पढ़ाता हूँ ना जीएसटी क्लास में, वो केस लॉ भी आपको डिफरेंट केस लॉ को, मतलब जब आप रियल लाइफ में काम करोगे तो डिफरेंट केस आपके सामने आएगा, उसको भी टैकल करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी अपडेट भी आता रहता है, सीबी अगर आप इंडिरेक्ट टैक्स के वेबसाइट में जाके, सीबीआईसी के वेबसाइट में जाके अगर आप डिटेल्स अपडेट लेते जाओगे, या फिर सीएससीएम इंस्टीट्यूट भी अपडेट देता है, सीएस इंस्टीट्यूट भी अपडेट देता है, अगर आप रेगुलर अपडेशन के साथ जुड़े रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ के साथ कनेक्टेड, ठीक है। चलो सारा चीज़ आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ। अच्छा, बेसिक और एक सवाल है सर, सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सिंपल, मतलब एक बच्चे का सवाल है। बच्चे का सवाल क्यों बोल रहा हूँ सर बार बार, बिकॉज जब भी सिंपल सिंपल सवाल करते हैं मार्केट में, तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। तो ठीक है, तो पैन ऑफ द एप्लीकेंट, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रोमोटर्स, डायरेक्टर विद फोटोग्राफ्स, ठीक है, एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और कैंसिल चेक, ठीक है, कैंसिल चेक दो या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दो, डिजिटल सिग्नेचर अगर है तो वो भी दे दो, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन और बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है। समझ में आ रहा है साहब? गुड इवनिंग दादा। गुड इवनिंग रोशनी। ये नॉर्मल डेटा चाहिए होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम करने के लिए, बेसिक डेटा है। जब भी आप किसी को भी बोलोगे कि भाई क्या क्या डेटा तुमको चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में प्रोसीड कर सकते हो। सिंपल सिंपल बच्चे का सवाल करा रहा हूँ सर। पेनल्टी फॉर नॉट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो आज की डेट में क्या पेनल्टी है? अगेन बच्चे का सवाल। सर एन ऑफेंडर नॉट पेइंग टैक्स और मेकिंग शॉर्ट पेमेंट्स, अगर आप टाइमली पेमेंट, मतलब टाइम, अगर आप जीएसटी पेमेंट नहीं करते, या फिर अगर आपको जितना जीएसटी पे करना चाहिए उससे कम पे करते हो, जेन्युइन एरर होता है आपसे, तो आपको पेनल्टी लगा जाएगा 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट ड्यू सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 10,000। मिनिमम 10,000 फाइन होगा, मैक्सिमम जितना आपका टैक्स अमाउंट होता है उसका 10%। Penalty will be 100% of the tax amount due when the offender has deliberately evaded paying taxes. Even अगर आप deliberately आपका टैक्स मिस कराते हो, मतलब जो जो रूल्स है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, अगर आप सारा का सारा रूल्स तोड़ के जानबूझ के जीएसटी तोड़ते हो, जीएसटी इवेड करते हो, मतलब जीएसटी ना देने से अपने आप को रोकते हो, ठीक है, तो फिर आपको 100% भी पेनल्टी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से, ठीक है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की वेबसाइट से कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यू डाला सर, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो बच्चे का सवाल होता है, मतलब मन में हर एक इंसान का जो भी जीएसटी में आना चाहता है उसके मन में ये सब क्वेश्चन चलता है, तो ये क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पर दिया। इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? Yes, you are required to obtain GST registration once your turnover exceeds the specified threshold limit. अब टर्नओवर का बात मैंने अभी अभी करके आया। क्लिक ऑन दी हाइपरलिंक रेड रजिस्ट्रेशन लिमिट्स, ठीक है, अब वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। Am I allowed to submit applications for multiple GST registrations?
इफ ए बिजनेस ऑपरेट्स फ्रॉम मोर देन वन स्टेट, अगर आपका बिजनेस एक से ज़्यादा स्टेट से आप ऑपरेट करते हो, ठीक है, मतलब आप बॉम्बे में, महाराष्ट्र में भी हो, आप कोलकाता में भी हो, ठीक है, आप पूना में भी हो, आप पटना में भी हो, आप मदुरई में भी हो, आप मुंगेर में भी हो, जहाँ भी आपका बिजनेस है, स्टेट अलग अलग है, ठीक है. If the taxpayer should obtain a separate GST registration for each state, for instance, if an automobile company sells in Karnataka and Tamil Nadu, he has to apply for separate GST registration in Karnataka and in Tamil Nadu respectively. ठीक है. अब आगे आगे इसका और भी मैं आपको डिटेल समझाऊंगा. ये बस मैं आपको बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, बच्चे का सवाल की तरह. लेकिन आगे आगे मैं आपको केस बताऊंगा, ठीक है, कि जीएसटी रिगार्डिंग क्या क्या केसेस सामने आ सकता है जो आपको रियल लाइफ काम करने में या फिर एग्जाम रिलेटेड एग्जाम में केस स्टडीज क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा. अच्छा, हु कैन रजिस्टर फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी? किसको कॉम्पोजिशन के लिए नॉर्मली करना चाहिए होता है? स्मॉल टैक्स पेयर्स, ठीक है, who wish to have lesser compliance to deal with, जिनको ज़्यादा compliance का झमेला नहीं लेना है, ये फाइल करो वो फाइल करो, ठीक है, deal with lower rates of taxes under GST can opt for composition scheme. A trader whose aggregate turnover is below 1.5 crore can opt for composition scheme currently. In the case of northeastern states and Himachal Pradesh, the present limit is 75 lakh. ठीक है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो या हिमाचल में हो, ठीक है, तो आपका लिमिट 75 लाख का है. ठीक है, बाकी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल्स में कॉम्पोजिशन बता के रखा है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर उसको गो थ्रू कीजिएगा. मैं सारा का सारा जीएसटी लेक्चर्स अभी तक जो भी हुआ है ना, उसका एक प्लेलिस्ट का पूरा लाइन बाय लाइन बना के आप सभी को लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप जीएसटी का हर एक लेक्चर्स को गो थ्रू कर पाओ जब ज़रूरत पड़े. ठीक है, मैं बहुत जल्दी करूँगा. जीएसटी का, एफएम का, जियाउल को बोल रहा हूँ, एफएम का भी सारा का सारा क्लास का लिंक मैं 1-2 दिन में शेयर करता हूँ, बाई संडे में कर दूंगा. ठीक है, तो आप लोग क्या करना है ना, हर चैप्टर को रिवाइज करते रहना, हर एक सब्जेक्ट का. मैम को भी बोल दूंगा, मैम भी अपने अपने सब्जेक्ट का आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा, तो आप लोग जब भी मौका मिले सारा क्लास रिवाइज करते जाइएगा. और कोई टॉपिक अगर आपसे मिस हो गया है या पहले नहीं किया है आपने, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा. कोई डाउट होगा तो लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा. अच्छा, also the government extend the composition scheme to service providers having an aggregate turnover of rupees 50 lakhs. गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. क्लिक किया, ठीक है, जरूरत नहीं है. What turnover should be considered for GST registrations? मैं आपको ऑलरेडी बता दिया. ठीक है सर, यहाँ पर कुछ सिंपल है जो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से लिया. ठीक है, तो आप एक बार खुद से भी गो थ्रू कर सकते हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी? मतलब सवाल है ना कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या है. बहुत लोग जीएसटी में आना नहीं चाहते, सरकार के हाथ में आना नहीं चाहते. ठीक है, जैसे वो एक होता है ना, डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है. हाँ? कौन बोलता है? अमिताभ बच्चन पहले बोला था, फिर शाहरुख खान इसको मिमिक किया. ठीक है, तो कहने का मतलब है, लोगों का ऐसा मानसिकता है कि भाई सरकार के हाथ में नहीं लगना है, जितना छुपे छुपे बिजनेस करते जाओ, पैसा कमाते जाओ. बट आजकल छुपना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज सर आजकल दुनिया बहुत, मतलब दुनिया का एरिया बहुत छोटा हो गया है, बिकॉज ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है ना, सोशल मीडिया, नॉर्मल मीडिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया, खबर बहुत जल्दी इधर से उधर फैल जाते हैं. छुपोगे तो कहाँ छुपोगे और कितने दिन तक मतलब छिपोगे, मुश्किल है. तो आज नहीं तो कल अगर आप बहुत बड़ा धंधा करते हो या बिजनेस करते हो, तो आज नहीं तो कल आपको सामने आना ही पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन इज दैट फॉर नॉर्मल रजिस्टर्ड बिजनेसेस, अगर आप नॉर्मल रजिस्टर्ड बिजनेस करते हो तो फिर आपको इनपुट क्रेडिट में हेल्प होगा. अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्रेडिट का इस्तेमाल सही से कर सकते हो. ठीक है, जिसको हम लोग आईटीसी के नाम से जानते हैं, और आपको बहुत ही अच्छे से पता है आईटीसी क्या है. कंडक्ट इंटरेस्टेड बिजनेस विदाउट रेस्ट्रिक्शंस. आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत इजीली अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो. ठीक है, अगर आज आपको वेस्ट बंगाल से कोई प्रोडक्ट बिहार भेजना हो, या फिर वेस्ट में बिहार से अगर उड़ीसा भेजना हो, उड़ीसा से आपको छत्तीसगढ़ भेजना हो, छत्तीसगढ़ से आंध्रा भेजना हो, आंध्रा से तेलंगाना भेजना हो, तेलंगाना से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटका, जहाँ मर्जी जाओ. ठीक है, केरला से कश्मीर, जहाँ मर्जी आपका गुड्स इधर से उधर हो, किसी भी बॉर्डर में, चेक पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा. अगर आपका आईटीसी रहेगा तो आपको ज़्यादा झमेला में नहीं पड़ना है और आप अपना प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है सर. बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, कॉम्पोजिशन डीलर के लिए लिमिटेड कंप्लायंस है. ठीक है, आप रजिस्टर्ड कर लो अपने आप को, कंप्लायंस लिमिटेड हो जाएगा.
लेसर टैक्स लाइबिलिटी है, लेस इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। फॉर बिजनेस दैट वॉलंटरीली ऑप्ट इन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो, जैसे अगर आपका बिजनेस 40 लाख से कम है, या 40 की जगह और भी है, अगर आपका बिजनेस 20 लाख से कम है, या फिर आपका बिजनेस 10 लाख से कम है, तो इसका क्या क्या कैटेगरी है मैं आपको अभी आगे आगे बताऊंगा सर। लेकिन अगर आप वॉलंटरीली आते हो, मतलब आपको मैंडेटरी नहीं किया जा रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से, बट आप अपने मर्जी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आप आईटीसी क्रेडिट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। कॉन्डक्ट इंटरस्टेट बिजनेस विदाउट रेस्ट्रिक्शन, आप अपना प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल, बिहार, किसी भी स्टेट में भेज सकते हो, अभी मैंने समझाया। इजीली रजिस्टर ऑन ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर आपको ऑनलाइन में बेचना है तो उसमें भी कोई पाबंदी नहीं लगेगा, अगर आपका बिजनेस डे बाई डे बढ़ेगा तो। गेट ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम्पेयर टू अदर्स बिजनेस, ठीक है, बाकी बिजनेस से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, जैसे वगैरह लोन वगैरह पाने के लिए आपको बैंक से हेल्प मिलेगा, सरकार से सब्सिडी वगैरह पाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा चीज है जो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में हेल्प मिलता है। जीएसटी में जब भी आप जोड़ोगे ना तो आपको एक जीएसटी मिलेगा सर, जीएसटी या नंबर, ठीक है। ये बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर मैंने एकदम पहले वाले जब जीएसटी का बेसिक क्लास था उसके अंदर मैं बहुत डिटेल्स में समझाया था, बट यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ। Each taxpayer is allotted a PAN based 15 digit goods and service taxpayers identification number, जिसको जीएसटी भी कहा जाता है। एवरी स्टेट दैट दे ऑपरेट, हर स्टेट का जहां पर भी वो अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। इट इज ऑब्टेन्ड एज ए part of the GST registration process. Once the GST registration application is verified and passed by GST officer, a unique GST is assigned to the business. How long can I wait for to register under GST? Any person must get a GST registration within a 30 days from the date when they become liable to obtain GST registration. जब उसका लाइबिलिटी आ जाता है जीएसटी में रजिस्टर करने का, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर वो करवा सकता है, ठीक है। ये नॉर्मली उसका वेटिंग टाइम है 30 डेज, जब भी उसका लाइबिलिटी क्रिएट हो 30 डेज के अंदर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। मतलब आपका थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह या जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है उसके बीच में 30 दिन आपको टाइम मिलता है। व्हाट इफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन गेट्स रिजेक्टेड, ये सब मैं समरी में बता रहा हूँ, आगे आगे डिटेल्स है। If an applicant finds that their GST registration applications was rejected, they will get an option to reply for the rejection letter. However, if they want to make a new GST registration application, they must wait for final rejections, which will take about 10 days. Should I need the PAN card for registration under GST? Yes, a PAN card is compulsory to obtain GST registration. If one does not have PAN, they need to obtain one before applying for GST. तो GST registration करने से पहले PAN में अप्लाई करो, except in case of TDS registration under GST, which is allowed with a PAN. अगर आप टीडीएस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मैं रिसेंटली इनकम टैक्स में टीडीएस के बारे में बहुत डिटेल्स में समझाया, तो टीडीएस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टैन चाहिए, ठीक है। व्हाट हैपेंस आफ्टर ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, है ना, क्या होता है आफ्टर ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, द टैक्सपेयर्स विल गेट अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 and gets a valid GST identification number, that is GST. One will be eligible to have an ITC, raise GST compliant invoice and must start filing GST returns monthly or quarterly or as the case may. तो ये क्या होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, ठीक है। लेकिन सर ये तो रही बच्चे की सवाल, ठीक है, मतलब किसी भी आम आदमी को इतना ज्ञान तो होना चाहिए, क्या बोलते हो सर? इतने देर से मैंने जो बताया ये एक आम आदमी का नॉलेज है ना जीएसटी के रिगार्डिंग? प्लीज टेल मी सर। हाँ सर। अब आपको आम आदमी से क्या बनना है, खास बनना है ना, आपको चार्टर्ड बनना है, आपको सीए में बनना है, सीएस बनना है, सो आपका खास ज्ञान कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलो सर आराम से खास बनते हैं, ठीक है, गुलाब खास मत बनो, बस थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज लो और कुछ नहीं। मैंगो का सीजन है, मुझे गुलाब खास याद आ गया। ओके, ए सोमपद, रोशनी, जियाउल, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। इतना समझो कि ताकि दूसरे को समझा सको, बस यही मेरा हमेशा इरादा होता है आप लोगों से। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहना, ठीक है। चलो मैं आपको बोला ना अभी डिटेल्स, खास बनना है, प्रोफेशनल्स की तरह पढ़ाई करना है, ये सब इतने देर से मैं आपको बेसिक बात कर रहा था, कोई भी आम आदमी इसके बारे में नॉलेज ले सकता है। लेकिन अब स्पेशल नॉलेज, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको लायबिलिटी है, रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस,
पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसको करने का जरूरत है ही नहीं। प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट आता रहता है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए उतना मैं बता दूंगा। बाकी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, किसी फार्म में रहोगे, कंपनी में रहोगे, तो आप लोग ऑटोमेटिक अपडेट लेते जाओगे, अपने अपनी वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, रिगार्डिंग वेबसाइट से CA में भी इसका अपडेट देता रहता है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो ये पूरा जर्नी हमें कवर करना है। ठीक है, इतना जान लोगे जीएसटी रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारा बातें जान लोगे सर। ठीक है, तो सारी बातें क्या हैं आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, बेसिक इंट्रो क्या है इसका सर। अंडर एनी टैक्सेशन लॉ, अंडर एनी टैक्सेशन लॉ रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, है ना। जैसे इनकम टैक्स में भी बात करते हैं तो वहां पर भी रजिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ता है ना सर। तो अंडर एनी टैक्सेशन लॉ रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर्स। कौन है तू, समझ में आ रहा है बात कौन कौन है तू, कहाँ से तू आया। ठीक है यही सिंपल बात है। रजिस्टर करो अपने आप को तो पता चलेगा। ये गाना है, एक बहुत ही सुंदर गाना है, कौन है तू कहाँ से तू आया, तो इसीलिए मुझे याद आ गया। इसलिए अपने आप को रजिस्टर करके बता दो भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरा बिजनेस कहाँ से है। ठीक है, इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस इन द इकोनॉमी। टैक्स कंप्लायंस मतलब जो भी आपको मतलब बेसिक मतलब एवरी टाइम कंपनी को करना पड़ता है, फार्म को करना पड़ता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग GST compliant. Under indirect tax regime, without registration, a person can neither collect tax from his customers nor claim any credit of tax paid by him. अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो बेसिक काम आप नहीं कर सकते वो है कि आप अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कोई परमिशन नहीं है। और दूसरा बात, आपको अगर क्रेडिट क्लेम करना है वो भी आपको परमिशेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सर। Registration legally recognize a person as supplier of goods or service or both and legally authorize him to collect taxes from his customers and pass on the credit of the taxes paid on the goods and services supplied to the purchaser or recipient. He can claim the ITC of taxes paid and can utilize the same for payment of taxes due on supply of goods or services. अब ITC कैसे क्लेम करते हैं, अब ये आप ना ही पूछो तो अच्छा है ना सर, बिकॉज हम लोग बहुत डिटेल्स में ITC के बारे में बात की है। ऑलमोस्ट 7-8 लेक्चर सिर्फ मैंने ITC में लिया। Registration ensures the seamless flow of input tax credit from suppliers to recipient at the national level. Under GST law, a supplier is required to obtain state-wise registration. There is no concept of centralized registration under GST like the erstwhile service tax regime. ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, state-wise registration is okay. ठीक है, the supplier has to obtain registration in every state or union territory from where he makes a taxable supply provided his aggregate turnover. अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता है तो उसको करना पड़ेगा। अब टर्नओवर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अब डिटेल्स में अभी बताता हूँ। जैसे ही आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ए स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप किसी स्टेट से नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉन टैक्सेबल। ठीक है, सिंस रजिस्ट्रेशन इन GST इज पैन बेस्ड, once a supplier is liable to register, he has to obtain registration in such each of the states or union territory in which he operates under the same PAN. Further, he is normally required to obtain single registration in a state or union. However, where he has multiple place of business, अगर आपका multiple place of business है, किसी एक स्टेट में नहीं है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में है, he has two options. He has the option either to get a single registration for a said state or UT, wherein it can declare one place as a principal place of business. आप एक प्लेस को PPOB बना दो। PPOB क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना दो, एंड अदर ब्रांचेस एज एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, APOB। समझ में आया सर? अगर आप सिंगल रजिस्ट्रेशन चाहते हो तो एक प्लेस को आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना होगा और बाकियों को आपको ब्रांच बताना होगा, मतलब APOB दैट इज एडिशनल place of business बताना होगा, और to get separate registrations for each place of business in such a states or union territory. तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम करो, एक को आपने हेड ऑफ प्रिंसिपल प्लेस बता के दूसरे को आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बना दो,
या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप हर एक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन बना लो। बोलो सर, क्लियर हुआ बात? हाँ सर। चलो सर, बढ़िया है। Registration under GST is not tax specific. ठीक है, registration under GST is not tax specific, which means that there is a single registrations for all the taxes. That is CGST, SGST, UTGST, IGST, GST compensation cess, जो भी हो single registration. Registrations chapter 6 में बोला है registrations के बारे में, section 22 to 30 का एरिया है of the CGST Act, and chapter 3 registration rule 826 of the CGST rules contains, मतलब चैप्टर जो है ये एक्ट का चैप्टर है, ठीक है, contains the provisions related to registration. State GST laws also prescribe identical provisions in relation to registration. ठीक है, अब आगे आगे और डिटेल्स बताते हैं। चलो, provisions of declaration of registration under GST Act also have been made applicable to IGST Act, section 20 of the IGST Act. अब देखो सर, कुछ बातें यहाँ पर और जरूरी हो जाते हैं। डेफिनेशंस, आपको पता है ना, जीएसटी के हर चैप्टर में डेफिनेशंस हमेशा जरूरी होता है, बिकॉज हर चैप्टर का कुछ स्पेशल बातें होते हैं और उस चैप्टर रिगार्डिंग डेफिनेशंस के बारे में एक्ट कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे एजेंट, अभी कुछ देर पहले मैं आपको एजेंट बताया था, जैसे एजेंट के बारे में मैंने बोला था ना, अगर आपका फॉरेन का कोई एजेंट वगैरह का काम होता है, ठीक है, सप्लायर या एजेंट का, यहाँ पर मैं आपको बताया था, ये देखो कहाँ था, एजेंट ऑफ ए सप्लायर ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस करके चलाते हैं और एजेंसी के थ्रू से काम करते हैं, तो ऐसे केसेस में एजेंट का बात आता है। तो अगर तो यहाँ पर इसीलिए एजेंट का डेफिनेशन दे दिया। एजेंट मीन्स ए पर्सन, सर आपको पता ही है, इंक्लूडिंग अ फैक्टर। फैक्टर कौन है पता है आपको? ब्रोकर पता है, कमीशन पता है, मतलब कमीशन एजेंट, एरेटिया, डल क्रेडियर एजेंट, ऑक्शनियर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट। बट डू यू नो अबाउट फैक्टर? किसी को पता है फैक्टर कौन होते हैं? फैक्टर सर्विस, जल्दी बोलो सर, अगर पता है तो, ना पता है तो बोलो। ऐसे भी मैं बताऊंगा, वैसे भी मैं बताऊंगा। क्या पता है? आप लोग सुने हो कभी फैक्टर के बारे में? सुने हो? हाँ, सुनना नहीं सर, चलो सुन लो। सर फैक्टर बेसिकली बैंकिंग सिस्टम में एजेंट होते हैं। अब क्या होता है ना, ये फाइनेंस का बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मली बात होता है सर आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर मैं बताता हूँ, या फिर कैपिटल बजटिंग के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट आता है। फैक्टरिंग सर्विस बोला जाता है। अब व्हाट इज फैक्टरिंग सर्विस? इन सिंपल जान लो सर। अभी फैक्टरिंग सर्विस में क्या होता है कि अगर मानो बैंक बहुत बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है ना। हाँ सर, बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। अब आपको पता है ना, लोन देते हैं बैंक, तो बैंक का बैड डेट भी होता है, ये सर नो। हाँ अब क्या होता है ना कि कई बार ऐसे होते हैं कि जो बैंक का जो लोन है, वो लोन रिकवर करने में बैंक को दिक्कत हो रहा है, तो कुछ एजेंसी है जो फैक्टर सर्विस का काम करता है। मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो कि रजिस्टर्ड एडुकेटेड गुंडा टाइप्स ठीक है, रजिस्टर्ड एडुकेटेड गुंडा टाइप्स। मतलब ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपको जाके धमकाएगा। धमकाएगा मतलब नोटिस पे नोटिस देगा, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा सकता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, बैंक से बैंक का मानो मार्केट में 1 करोड़ का बैड डेप्ट है, तो बैंक इसको रिकवर करने के लिए फैक्टरिंग सर्विस को दे देता है, बेसिकली एजेंसी सर्विस एक तरह का। तो ये 1 करोड़ अगर वो उठा के देगा, ठीक है, तो वो कुछ कमीशन खा लेगा। कौन? सर्विस, ठीक है। हो सकता है 1 करोड़ उठाने के लिए मार्केट से ये 30 लाख उठा खा ले, ठीक है, मतलब 30 लाख उसका सर मतलब चार्ज है। मतलब बैंक को तो ऐसे ही नहीं मिलता ना, तो अगर 1 करोड़ से 1 करोड़ उठा के देता है, तो बदले में 30 लाख या 40 लाख जो भी मिलता है, बैंक के लिए अच्छा ही है, कुछ तो मिलेगा। तो ये पूरा सर्विसिंग का काम लीगली जो बैड डेप्ट होल्डर है उनको ये काम करवाते हैं, ठीक है। बैड डेप्ट होल्डर से पैसा रिकवर करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको मैं फाइनेंस के क्लास में फैक्टर के बारे में और डिटेल्स में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। सो फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, एरेटिया, डेल क्रेडियर एजेंट जो एक्स्ट्रा कमीशन में काम करते हैं, एरेटिया इज ऑल्सो एजेंट, ठीक है। An auctioneer or any other mercantile agent by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or service or both on behalf of another, जो किसी के बिहाफ में काम करता है, ठीक है। तो जैसे फैक्टर बैंक के बिहाफ में काम करता है, ठीक है। कॉमन पोर्टल, सर व्हाट इज कॉमन पोर्टल? सर कॉमन पोर्टल मतलब gst.government.in, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल
सेक्शन 146 में या सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ द जीएसटी एक्ट के अंदर इसके बारे में बोला है, ठीक है। तो कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ये है जो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा था, दिस वन, दिस इज द कॉमन पोर्टल। इसके बारे में सेक्शन मेंशन करता है, ठीक है, कि क्या है कॉमन पोर्टल। टैक्सेबल सप्लाई क्या है, means the supply of goods or service or both which is taxable tax under this act section 2 subsection 108। taxable territory क्या है, ठीक है, place of business क्या है, business क्या है। अब इसको मैं और क्या बताऊं, अब business के बारे में मैंने बहुत बात किया, place of business के बारे में मैंने previous lectures वगैरह में बहुत बार बोला, ठीक है। अब इसको मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। appellate authority, fixed establishment, principal place of business, proper officer, registered person, tax period, must go through sir, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है। बिजनेस का डेफिनेशन मैं इनकम टैक्स में दिया, हर चैप्टर में जहां जहां बिजनेस के बारे में बात हुआ है मैं वहां वहां आपको डेफिनेशन दिया, तो मैं भी और ये सब चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। ओके सर, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 107। सर अंडर जीएसटी लॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज सिग्निफिकेंट सिंस टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस इज टू बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, है ना। जीएसटी कौन पे करेगा, ऑब्वियसली टैक्सेबल पर्सन जीएसटी पे करेगा, और कौन पे करेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एज पर सेक्शन 200 सबसेक्शन 107 टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब जो रजिस्टर्ड है या फिर जिन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। तो 22-24 में क्या डिफरेंस है आगे बताता हूँ। दिस सेक्शन हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल्स, आगे बताते हैं। दस इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब अभी आप अनरजिस्टर्ड हो बट अगर आपका लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है, इज अ टैक्सेबल पर्सन। सिमिलरली ये पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करना लायबिलिटी नहीं है आपका, मतलब यू आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, आपको कोई नहीं बोलता है कि आप रजिस्टर्ड करो बट फिर भी आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हो, बिकॉज आपको मैं फायदा बताया ना, हेलो कह रहे आपको फायदा अभी अभी बताया ना कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अगर आपका लायबिलिटी नहीं है, अगर फिर भी आप करते हो तो आपको फायदा है, ये सर नो। हाँ सर, हाँ सब्सिडी यस सर, ठीक है, बैंक लोन वगैरह पाने से सबसे बड़ा बात सर आपका प्रोडक्ट आप स्टेट दूसरे स्टेट अदर स्टेट से पढ़ते बोलते सर, अदर State स्टेट से। अदर सब कुछ इधर। थैंक यू सर, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट में इजीली सेल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन करने का मतलब 40 लाख 20 लाख का टर्नओवर का बात ना भी है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको, देखो भाई सबसे मेन बात है, अगर आपको कुछ जिंदगी में बड़ा करने का इच्छा है, इरादा अगर पक्का है, ठीक है तो फिर आप कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बड़ा करना है सो यू कैन रजिस्टर। आज के डेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ठीक है, आप इजीली कर सकते हो। कोई कंसल्टिंग फार्म जो है 1000 1500 या 500 में भी कोई कर देता है। ये स्नेहाशीष भी करता है। स्नेहाशीष आवाज आ रहा है? सर जीएसटी रजिस्ट्रेশন করতে কত চার্জেস তুই? কি স্যার? जीएसटी रजिस्ट्रेশन করতে কত চার্জেস নিস? তো 1500 টাকা। টাকা, ठीक है तो इसीलिए मत बोला, स्नेहाशीष करता है। ओके, तो in the subsequent paras we will see when does a person becomes liable to get registered। अब सवाल ये उठता है कि किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। What is the procedure for getting registered under GST? क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? And how to get the registration applications amended? And when can registration be cancelled? And when the cancellation of registration by the department be revoked? कब डिपार्टमेंट आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोक कर सकता है, छीन सकता है। तो फॉलोइंग सेक्शन ऑफ चैप्टर 6 registration of the GST Act shall be discussed in this chapter. Understand the registration provisions। तो चलो सर, अभी आपका बेसिक नॉलेज से स्पेशल नॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सेक्शन 22, अब आपको सेक्शन वाइज बात करेंगे। तो देखो सर, सेक्शन वाइज तो हर किसी को पता नहीं चलता ना, सेक्शन का बाद प्रोफेशनल्स को ही पता चलता है कि किस सेक्शंस में क्या बोला गया है। तो चलो एज ए प्रोफेशनल्स आप सुनो बात को। सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, इसके बारे में बात करता है।
सेक्शन 25 प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। डीम मतलब लो मान लिया हमने। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं, ठीक है, कि उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 27 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए। सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में है। सेक्शन 29 कैंसिलेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में है। एंड सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सेक्शंस आपको डिटेल्स में जानना है, तभी आप क्या बन जाओगे? आप एक आम आदमी से खास आदमी बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया, अब मैं आपको धीरे धीरे स्पेशल नॉलेज की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो चलो सर, आपको मैं सेक्शन 22 का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, सेक्शन 22 और रिगार्डिंग सबसेक्शंस, ठीक है, रेलिवेंट सबसेक्शंस। सेक्शन 22 के अंदर आपको मतलब 22 क्या बताते हैं मेनली? सेक्शन 22 मेनली हमें बताते हैं पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन इसके अंदर कुछ सबसेक्शंस भी हैं। सबसेक्शन 1 है, ठीक है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है। ठीक है, तो चलो मैं आपको सेक्शन 22 का अलग अलग सेक्शंस क्या समझाते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो डायरेक्ट एनालिसिस में आ जाते हैं। प्रोविजंस तो आप समझ ही रहे हो सर। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, every supplier of goods or service or both is required to obtain registration in the states or the union territory। स्टेट में, जिस स्टेट्स में आप बिजनेस कर रहे हो या फिर जिस यूनियन टेरिटरी में आप बिजनेस कर रहे हो। स्टेट मतलब जैसे वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है, कोई भी। हमारे देश में कितना स्टेट्स है और कितना यूनियन टेरिटरी है, जल्दी बताओ। 29 states। फिर से गलत हो गया, 28 स्टेट्स। 28, हाँ 28 स्टेट्स, बिकॉज कश्मीर और स्टेट नहीं है। ठीक है, कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है। 370 लग गया ना, 370 हटा दिया, बस 370 हटा दिया, अब पाकिस्तान का चोचलागिरी बंद हो गया। ठीक है, पाकिस्तान फिर भी चिल्ला रहे हैं 370 हटा दिया। अरे भाई, सेक्शन किसने लगाया? सेक्शन हमने लगाया और हमने उठाया, तुमको क्या? हाँ, ऐसा कर रहे जैसे पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने से 370 लगाया था, स्पेशल स्टेटस दिया था भाई पहले। हाँ, যেটা স্যার দুদিন আগে স্যার কাশ্মীর ফাইলসে দেখাচ্ছিল এই ঘটনাটা, যে আর্টিকেল 3 आर्टिकल 370 एग्जैक्टली, आर्टिकल 370 इंडिया ने लगाया था और इंडिया ने हटाया, इसमें पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो उठाएगा, वो बात चिल्लाएगा, बेकार का बात करेगा। छोड़ो, पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करना है मुझे। तो जम्मू एंड कश्मीर अभी क्या हो गया सर? यूनियन टेरिटरी हो गया। लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी हो गया, मतलब बेसिकली अलग कर दिया। ये जम्मू कश्मीर पार्ट है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है और ये लद्दाख का पार्ट है। ये है लद्दाख और ये है जम्मू कश्मीर, तो ये यूनियन टेरिटरी का पार्ट बन गया। ठीक है, इसलिए पहले हमारा 29 स्टेट था, अब एक स्टेट यहाँ से हट गया और 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गया, इसलिए हमारा करंट स्टेट है 28 और यूनियन टेरिटरी है 7 की जगह 9, 7 + 2। ठीक है, 7 था और 2 एक्स्ट्रा, स्टेट कम हो गया, 29 - 1 28। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। Every supplier of goods or service or both is required to obtain registration in the states or union territory from where he makes the taxable supply। आप जहां से अपना taxable supply कर रहे हो। If his aggregate turnover exceeds specified threshold limit in a financial year, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है तो आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है, सर जब एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा? हाँ, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। टर्नओवर बोलने से ही नहीं होगा, टर्नओवर में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो आपको मैं एग्रीगेट टर्नओवर बता देता हूँ। ठीक है, कि जब भी आपके सामने कैलकुलेशन आ सकता है कि भाई टर्नओवर कैलकुलेशन में एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। So before we study what is applicable threshold limit for various states and union territory, let us first understand the concept of aggregate turnover. Sir, aggregate turnover is a crucial parameter for deciding the eligibility of a supplier to avail the benefit of threshold exemptions from the registrations। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर ही है ना, जिसके जो आपको जीएसटी में रजिस्टर करने में बाध्य करता है, लायबल बनाते हैं, या फिर
एग्जाम बनाते हैं, ये सुन नो, तो इस पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको जीएसटी के एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स कैलकुलेशन बताएगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एग्जामिशन फॉर रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम और जो भी हो, टर्नओवर इन कॉमन पैरेलल्स इज टोटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 हैज बीन प्रेजेंटेड इन द डायग्रामेटिक फॉलो। चलो देखते हैं, डायग्रामेटिक वे में आपको समझाया गया है। सर याद रखिएगा, जब आप ओवरऑल टर्नओवर को डिसाइड करोगे तो उसमें क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सर वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, आप जितना सारा प्रोडक्ट सप्लाई करते हो उसका वैल्यू, टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, एक्सपोर्ट हो, इंटर स्टेट सप्लाईज हो, तो क्या क्या आ जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटर स्टेट सप्लाई। कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? एनी क्वेश्चन सर? ओके सर। तो टैक्सेबल सप्लाईज मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका, गुड्स का जो भी टैक्सेबल्स है, कोई प्रोडक्ट है जिसका टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है, उसको भी आपको वैल्यू में एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करना होगा। एक्सपोर्ट्स, इंटर स्टेट सप्लाईज मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, और पर्सन हैविंग द सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। सेम पैन में ऑल इंडिया बेसिस में आपका जो भी सप्लाई हो वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो टर्नओवर में एक्सक्लूड क्या होता है? अगर आप सीजीएसटी पे करते हो, एसजीएसटी पे करते हो, यूटीजीएसटी पे करते हो, आईजीएसटी पे करते हो, किसी भी तरह का सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। अगर कोई रिवर्स चार्ज में किसी भी तरह का इनवर्ड सप्लाई हुई जो टैक्स आपका पे हो रहा है, इसको एक्सक्लूड करना है। तो इंक्लूड क्या होगा और एक्सक्लूड क्या होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मतलब बेसिकली टर्नओवर में टैक्स को काउंट नहीं करना, सिंपल बात है, मतलब जीएसटी को काउंट नहीं करना। आगे आगे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा ना, आपको और क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं प्रोविजंस बता रहा हूँ, अब आगे आगे जैसे जैसे एग्जांपल्स बात करूंगा और क्लैरिटी आएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एज गिवन बिलो, रीड विद एक्सप्लेनेशन चाहिए। Aggregate turnover to exclude inward supplies on which tax is payable under reverse charge. It may be noted that inward supplies on which recipient is required to pay tax under reverse charge mechanism, आपको पता ही है नॉर्मली सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ता है, जब रिसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड आरसीएम, do not form part of the aggregate turnover, ठीक है। It may be noted that inward supplies on which recipient is required to pay tax under reverse charge mechanism is do not form part of the aggregate turnover. The law stipulates certain supplies like goods transport agencies, ठीक है, किसके किसके किस में से होते हैं, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में, मतलब जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये आरसीएम में आते हैं, लीगल सर्विस प्रोवाइडर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ठीक है, कुछ नाम यहाँ पर हैं। बाकी जब मैं चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ाया उस चैप्टर के अंदर मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को डिटेल्स डिस्कशन किया, जिन्होंने कर चुका उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया आगे करेगा तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। To name a few where the recipient of service is made to pay taxes, discussed in details in chapter 3, that is charge of tax, ठीक है। मैं चार्ज ऑफ टैक्स जब पढ़ाया ना सर, उसके अंदर आरसीएम का एकदम क्रिटिकल एनालिसिस करके रखा, तो मैं क्लास शेयर कर दूंगा आपको रिविजन करने के लिए या उसको एक बार देखने के लिए, और जिन्होंने नहीं किया वो बाद में फ्रेशली पढ़ेगा, सो नो इशू। अच्छा, outward supply taxable under reverse charge would continue to be part of the aggregate turnover of the supply such of supplies, ठीक है। एक एग्जांपल्स देखो, Raghuveer Private Limited pays GST on setting fees paid to its director for the service rendered by them. Raghuveer Private Limited pays GST on setting fees paid to its directors for the service rendered by them under reverse charge. Value of service provided by the directors to Raghuveer Private Limited will form a part of aggregate turnover of the director and not of Raghuveer Private Limited. क्या मतलब हुआ? रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड ने जीएसटी पे किया, pays GST on setting fees paid to its directors. तो बेसिकली सेटिंग फीस जो डायरेक्टर को बेसिकली उसने फीस जमा किया, तो फीस किसको दे रहा है? डायरेक्टर को दे रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टर रिसिपेंट है, डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड किया था, सर्विस का रिसिपेंट कौन है? रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये आरसीएम कैटेगरी में आ रहा है। तो फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम अंडर रिवर्स चार्ज and value of service provided by the director to the Raghuveer Private Limited will form part of the aggregate turnover of the director and not of Raghuveer Private Limited. तो ये जो
एग्रीगेट टर्नओवर का बात है, ये किसके टर्नओवर का पार्ट बनेगा? ये डायरेक्टर के टर्नओवर का पार्ट बनेगा, रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर से सर्विस लिया था। समझ में आया सर? रिसिपेंट कौन है? रघुवीर है। बोलो सर, हाँ सर। समझ में आया? क्या बोल? संपद, रोशनी, हाँ सर। ओके, स्नेहाशीष समझ में आया रे? हाँ सर। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सक्लूड क्या करना है? एलिमेंट ऑफ सीजीएसटी को, एसजीएसटी को, यूटीजीएसटी को, आईजीएसटी को, कंपेंसेशन सेस अगर मिलता है उसको, ये सब एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस अंडर सेम पैन। ठीक है, सेम पैन में जितना ब्रांच आपका है, हर एक का टर्नओवर आपको एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर काउंट करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग टुगेदर द वैल्यू ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आगे बढ़ते हैं। डीलर एक्स हैज 2 ऑफिसेस। डीलर एक्स हैज 2 ऑफिसेस, उसका 2 ऑफिस है, वन इन दिल्ली अनदर इन हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा अलग स्टेट हो गया, दिल्ली अलग स्टेट हो गया, है ना, मतलब यूनियन टेरिटरी है। So one in Delhi, another in Haryana. In order to determine whether X is liable for registration, turnover of both the offices would be taken into account, and only if the same exceeds the applicable threshold limit, X is liable for registration. Yes, वो दोनों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना सर, लेकिन उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होना होगा। अब थ्रेशोल्ड लिमिट किसका कितना है? कभी 40 है तो कभी 20 है तो कभी 10 है। ठीक है, तो किसका 40, किसका 10, किसका 20? अब आगे आगे आते हैं। রিজন করছে স্যার, হ্যাং করছে স্যার। अच्छा कौन? Value of exported goods or services. বোঝা যাচ্ছে? স্নেহাশিস বল। স্নেহাশিস কানেক্টেড আছিস? স্ক্রিন ক্লিয়ার আছে? कुछ इशू हो रहा है सो शायद। हेलो, ये बाकी सबको क्लियर दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ Value of exported goods or services, exempted goods or services, interstate supplies between distinct person having same PAN to be included in aggregate turnover. Example के तौर पे देखो, मधुर ऑयल्स कंपनी का नाम है, पंजाब, is engaged in the supplying machine oil as well as petrol. ठीक है, क्या सप्लाई करता है? machine oil as well as petrol. Supply of petrol is not leviable to GST, आपको पता ही है। जीएसटी पेट्रोल में अभी भी आया है क्या? अरे पेट्रोल में जीएसटी है? नो सर। तो नहीं आएगा। ठीक है, so in order to determine whether Madhur Oils is liable for registration and turnover of both non-taxable as well as taxable supplies would be taken into account, and if the same exceeds the applicable threshold limit, Madhur Oils is liable for registration. ठीक है, so supply of petrol is not liable to GST, but supply of machine oil is taxable. लेकिन अगर ओवरऑल लिमिट अगर उसका क्रॉस करता है तो उसको करना पड़ेगा, मतलब बिकॉज मशीन ऑयल इज जीएसटी के अंदर आता है ना, भले ही पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं आता, लेकिन अगर ओवरऑल सप्लाई टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, टैक्सेबल एज वेल एज नॉन टैक्सेबल, तो अगर टर्नओवरটাই দেখা एग्जैक्टली ओवरऑल टर्नओवर अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगा तो मधुर ऑयल्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पेट्रोल का काम करेगा, ठीक है, तो फिर इन दैट केस जरूरी नहीं। Aggregate turnover to include all supplies made by the taxable person, whether on his own account or made on behalf of all principals, all his principals. Mohini Enterprise has appointed Messrs Bestfords and Associates as its agent. ठीक है, कोई चार्टर्ड फर्म होगा, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का पार्टनरशिप फर्म होगा, ऐसे ही नाम पार्टनरशिप फर्म का होता है। Mohini Enterprise has appointed Messrs Bestford and Associates as its agents. Messrs Westford and Associate make supply of goods on its own account as well as on behalf of Mohini Enterprise. अपने अकाउंट से सप्लाई कर रहा है
किसके बिहाफ पे? मोहिनी के बिहाफ पे। So all the supplies of goods made by Messrs. Bestfords and Associates as an agent of Mohini Enterprise, as well as on its own account, will be included in the aggregate turnover of Messrs. Bestfords and Associates. तो Bestfords अगर किसी का एजेंट का भी काम करे तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर में। किसके एग्रीगेट टर्नओवर में? Messrs. Bestfords and Associates के एग्रीगेट टर्नओवर में एज ए एजेंट जो करेगा उसके टर्नओवर में वो इंक्लूड होगा। भले ही वो मोहिनी के एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है, बट वो एज एन एजेंसी सर्विस भी जो दे रहा है उसको भी इंक्लूड करेगा। ठीक है सर, ये सब बातें याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। बेसिक नॉलेज तो ठीक था, बट ये सब स्पेशल कैटेगरी में आ रहा है सर। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस टर्नओवर इन ए स्टेट। The aggregate turnover is different from turnover in a state. The former is used for determining the threshold limit for registration and eligibility for composition scheme. इसके बारे में चार्ज ऑफ जीएसटी में भी मैंने बात करके रखा। However, once a person is eligible for composition levy, the amount payable under composition levy would be calculated as specified under percentage of turnover in the state or union territory. तो जब बात composition levy की होती है, composition levy में कौन आता है? जो कॉम्प्लायंस में आना नहीं चाहता, जिनका अमाउंट ऑफ टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या हिमाचल से हो तो 75 लाख का है। ठीक है, तो इस केस में स्टेट टर्नओवर देखा जाता है। स्टेट टर्नओवर का परसेंटेज के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होता है। तो दो कॉन्सेप्ट यूज होता है जो बहुत केस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है एग्रीगेट टर्नओवर का, एग्रीगेट टर्नओवर जो मैं आपको इतना देर से समझा रहा था, और एक होता है टर्नओवर इन स्टेट जो बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जो काम करते हैं उनको लाया जाता है। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? सर हाईएस्ट तो हाँ। 40 लाख है, हाँ, बोलो। 75 हाईएस्ट तो टर्नओवर 40 लाख का है ना? हाँ, हाईएस्ट टर्नओवर 40 लाख का है। 75 लाख सर। 75 लाख मैं जो बोला वो कॉम्पोजिशंस वाले के लिए बोला। ठीक স্যার है, মানে স্যার যদি স্যার কোনো জায়গায় উল্লেখ করে দেয় যে এই স্টেটের আন্ডারে হচ্ছে, তাহলে তখন সেই স্টেটটা যদি যে ভ্যালুটা থাকবে টার্নওভারে, তাহলে তার উপর ভিত্তি করে সেটা হবে। देख अगर तो हाँ वही है, मैं बता रहा हूँ। देख कॉम्पोजिशन स्कीम में कौन आना चाहता है? कॉम्पोजिशन स्कीम में आने का जो मैं बताया, ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम एक बार चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर ना एक बार अच्छे से पढ़ लेना ये जियाओ। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्या बोलता है सर? कॉम्पोजिशन स्कीम में जो आना चाहता है ना वो बेसिकली कंप्लायंस नहीं लेना चाहता, भले वो रजिस्ट्रेशन तो करेगा बट वो कॉम्पोजिशन डीलर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर में क्या फर्क होता है? रेगुलर डीलर आईटीसी ले सकता है, कॉम्पोजिशन डीलर का कोई आईटीसी वगैरह नहीं होगा। वो जीएसटी में प्रोडक्ट परचेस करेगा पर जीएसटी में बेच नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है? सर चार्ज ऑफ जीएसटी आई थिंक मेरा नहीं हुआ। चार्ज ऑफ जीएसटी आई थिंक नहीं हुआ है। तो नहीं किया ना? अच्छा ठीक है, मैं सारा सर का आप सारा जीएसटी मुझे का, दे दे पढ़ ठीक लेंगे है, उससे। मैं सारा का सारा जीएसटी का लेक्चर्स था एक साथ ज्वाइन करके एक के बाद एक टॉपिक को एक इकट्ठा करके शेयर कर लूंगा। ठीक है, 2-3 दिन में कर ठीक है। लूंगा। जो भी टॉपिक मिस है ना एक बार प्लीज कर लेना। ठीक है सर, और कोई डाउट रहेगा मुझे लाइव क्लास में पूछ लेना या फिर ऐसे भी व्हाट्सएप में पूछ लेना। तो जो मैं तेरे को पूछा सर 75 लाख 40 लाख लिमिट है, आप 75 लाख बोल रहे हो सर। जो कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं ना, आप देखना बहुत सारा छोटा छोटा रेस्टोरेंट्स वगैरह है, आप भी ख्याल करोगे, जो आपको बिल देता है और वो ना बिल में आपसे कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करता। सिंपल ऐसे लिखा रहता है कि वो कॉम्पोजिशन डीलर है, लेकिन वो जीएसटी रजिस्टर्ड है। देखता हूँ अगर कोई इमेज मुझे मिल जाता है। आप लोग कभी ख्याल किए क्या? यहाँ से मिलना मुश्किल है। बेसिकली उसके बिल के ऊपर ना वो लिख के रखेगा, ठीक है, कि वो कॉम्पोजिशन लेवी में है, या फिर अपने दुकान में भी ना एक लिखा रहता है कि वो कॉम्पोजिशन डीलर में है। सो उसके लिए जो लिमिट है ना वो नॉर्मल सर स्टेट कहीं के कहीं लिए, देख हाँ देखे होंगे सर, जरूर देखे होंगे। डीलर ठीक है, वो अपना, हाँ बोल। कॉम्पोजिशन डीलर का, लेकिन मतलब कभी समझ नहीं आया वो जो लिखा हुआ रहता था, मुझे लगा क्या है। हाँ अभी वही इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो कॉम्पोजिशन डीलर में जो होते हैं वो कंप्लायंस नहीं करता, वो आईटीसी वगैरह में झमेला नहीं लेता, वो बस एक एनुअल जीएसटी अमाउंट सरकार को घर में जमा कर देता है सर्टेन परसेंटेज में। ठीक है, वो चार्ज ऑफ जीएसटी में मैं डिटेल्स में बता के रखा।
तो इसके लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है वो 1.5 करोड़ का है, ठीक है। मतलब आप 1.5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आप कॉम्पोजिशन में रह सकते हो। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो तो 75 लाख आपका लिमिट है, या फिर अगर आप हिमाचल से हो तो भी आपके लिए 75 लाख का लिमिट है। समझ में आ रहा है ना बात? एक बार चार्ज ऑफ जीएसटी हाँ क्लियर कर लेगा ना, एक बार चार्ज ऑफ जीएसटी क्लियर कर लेगा तो ये जो भी मन में थोड़ा बहुत चल रहा है कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो मैं बता दिया कॉम्पोजिशंस कौन होते हैं, जो रेगुलर नहीं होता वो कॉम्पोजिशंस में आते हैं। और कॉम्पोजिशंस का बेनिफिट ये होता है कि वो बेनिफिट ऐसे क्या है ना, कंप्लायंस का झमेला वो नहीं लेता। मतलब अकाउंट्स करना है, फिर टाइम टू टाइम टैक्स पेमेंट करना है, जीएसटी का डिटेल्स मेंटेन करना है, तो उसके लिए एक लफड़ा है कि किसी ना किसी को रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये झमेला वो कॉस्ट बचाना चाहता है, लेकिन उसको आईटीसी बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं हमारे देश में जो कॉम्पोजिशन में आता है सर, वो जीएसटी से सामान खरीदते हैं लेकिन सामान बेचता नहीं है, क्योंकि अगर आप कलेक्ट करोगे तो आपको सरकार के घर में जमा करना पड़ेगा और वही कंप्लायंस का काम हो जाता है। लेकिन हाँ, अच्छा है कि अगर आप नॉर्मल, अगर आप रेगुलर कैटेगरीज में रहते हो ना तो दैट इज सबसे बढ़िया है, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लायंस मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस टर्नओवर इन स्टेट मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, ठीक है। जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो और नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जो लिमिट का बात आप कर रहे थे, ठीक है, जो मैं तब से बोले जा रहा हूँ, लिमिट लिमिट लिमिट, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के तहत 20 लाख का इन ए फाइनेंशियल ईयर, दैट इज एवरी सप्लायर whose aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakh is liable to be registered under GST in the states or union territory from where he makes the taxable supply of goods and or services। जहां से वो अपना टैक्सेबल सर्विस या गुड सप्लाई कर रहा है, 20 लाख क्रॉस करे तो जीएसटी में रजिस्टर कर रहा है। However, the limit of 20 lakh will be reduced to 10 lakh if the person is carrying out business in a special category states. As per Article 279A subsection 4 clause G of the Constitutions, there are 11 special category states. Point to be noted, sir. संविधान के हिसाब से हमारे देश में 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ठीक है। इनको स्पेशल मान्यता दिया जाता है, उनका कुछ अपना स्पेशलिटीज है, कुछ स्पेशल मांग है जो सरकार कोशिश करते हैं उनको पूरा करने का, ड्यू टू सम पॉलिटिकल मैटर, ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। कुछ अलग अलग कारण हैं, कुछ मतलब 47 के बाद से हैं, कुछ 47 के बीच मतलब पहले से है, कुछ बाद में क्रिएट किया गया है, ठीक है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बात है कि वो जो डिटेल्स था वो भी हटाया गया, बट अभी भी मेन पॉइंट में अभी भी रखा गया है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है। हाउएवर, मतलब बेसिकली पहाड़ी जगह जो भी है इनको मेनली रखा गया है। एज पर द एक्सप्लेनेशन सबसेक्शन 3 to section 22 for the purpose of registration only, Mizoram, Tripura, Manipur, Nagaland are special category states. Therefore, the threshold limit for rupees 10 lakh is applicable for Mizoram, Tripura, Manipur and Nagaland. Point to be noted, ठीक है। इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख का है। क्या क्या आ गया सर? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। 11 में से बस इन्हीं को थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर रखा गया। एक बात याद रखिएगा, State of Jammu Kashmir has been reorganized into Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature and Union Territory of Ladakh via the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। मतलब जिसमें 370 सेक्शन जो स्पेशल सेक्शन लगाया गया था पुराने जमाने में उसको हटा दिया गया, ठीक है। मतलब फुल कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का कश्मीर के ऊपर आ गया, ठीक है। एक देश में दो शासन, हाँ, एक देश में दो झंडा, है ना, निशान, ठीक है, नहीं होना चाहिए। देश जब एक है तो उसमें दोनों का अलग, दोनों का फ्लैग अलग क्यों होगा, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं होता। देश भारत का, कंट्रोल भारत के हाथ में, आर्मी हमारा है, ठीक है, लोग हमारा है, देश हमारा। वैसे आज से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से है, कुछ जबरदस्ती बात है, अब छोड़ो इसको। पाकिस्तान हर चीज को झमेला करके गया है। पार्टीशन भारत का सबसे बड़ा दुख का कारण है। If a person with place of business in different state across India has one branch in a special category state from which it makes a taxable supply, the threshold limit of GST registration will be reduced to 10 lakh। अब आपको मैं कुछ और बताता हूँ। Government is empowered to enhance the threshold limit of 20 lakh
अप टू 40 लाख। अब गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इसको एम्पावर कर सकता है, 20 लाख को अप टू 40 लाख तक उसको एक्सटेंड कर सकता है। फॉर ए सप्लायर एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए स्टेट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, स्टेट के रिक्वेस्ट पे या काउंसिल के रिकमेंडेशन पे 20 लाख को 40 लाख तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब अप टू 40 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, 40 क्रॉस करने से रजिस्ट्रेशन करना होगा। दिस शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी नोटिफाइड। For the purpose of section 22 subsection 1, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of service provided by way of extending deposits, loans and advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount. इसके लिए नोटिफिकेशन 2019 में आया था। exempts any person who is engaged in exclusively for the supply of goods aggregate turnover in a financial year does not exceed 40 lakh from registration requirement। ठीक है, ये नोटिफिकेशन अक्टूबर 2019 को आया। कुछ पॉइंट यहाँ पर बात करना है सर, ध्यान से सुनिए। 40 लाख का जो एक्सटेंशन है इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, याद रखिएगा, बहुत वाइटल पॉइंट कर रहा हूँ। पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। कुछ ऐसा भी बिजनेस है सर जिसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अंडर सेक्शन 24। ठीक है, इतना देर से मैं आपको 22 बता रहा था, अब मैं 24 में आ गया। पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम सप्लाई करते हो या फिर अदर एडिबल आइस, जो आइस आप जो एडिबल आइस है, चाहे वो आइसक्रीम नहीं हो बट किसी भी तरह का खाने लायक आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, कोकोआ का कोड है ये। ठीक है, दिस इज अ कोकोआ कोड 2105000000। पान मसाला 21069020। ऑल गुड्स ऑफ चैप्टर 24 that is tobacco and manufactured tobacco substitute, tobacco and manufactured tobacco substitute, भाई विमल टाइप का जो भी है, ऐसे बिजनेस करने वालों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा भले कितना भी टर्नओवर हो। पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाईज इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इंट्रास्टेट सेम स्टेट के अंदर करता है, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर सेक्शन 22, Nagaland, Mizoram, Manipur, Tripura, interstate supplies of goods are nevertheless liable to compulsory registrations and are already covered in exceptions above। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पर बताया, जो भी जहाँ जहाँ बिजनेस करने के लिए लागू है या जो भी पर्सन कोकोआ, आइसक्रीम, पान मसाला के ऊपर बिजनेस करते हैं, ठीक है, या टोबैको मैन्युफैक्चर में करते हैं, इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन who intended to continue with the registration under CGST Act, in view of the above discussion, the registered requirement under GST can be summarized as follows। अच्छा, अगर आप एक बार वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार रजिस्टर होकर फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब पूरा जो केस है आपको समरी करता हूँ। सर ध्यान से देखो, इतना देर से जो 40 लाख 20 लाख का केस बता रहा हूँ, समरी करता हूँ। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप सिर्फ गुड सप्लाई के बिजनेस में हो, ठीक है, और एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, मतलब यहाँ पर जो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उसमें से मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर जो भी स्टेट्स को अलग से लेकर रखा गया था, 4 स्टेट को, मतलब बेसिकली स्पेशल कैटेगरी 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के, ठीक है, इसमें कौन कौन है, पौंडीचेरी है या पुडुचेरी जो तमिलनाडु के बगल में समुद्र किनारे जो कंट्री है, जो आपको पुडुचेरी का लोकेशन तो पता है ना सर, बेसिकली आपका इसका कॉलोनी था, ये फ्रेंच कॉलोनी था पौंडीचेरी बहुत दिनों तक, है ना सर, फ्रेंच कॉलोनी था ना, सही बोला क्या मैंने? इसका एक बड़ा शहर था आपका, अब हमारे वेस्ट बंगाल में भी है ये, चंदन नगर। ठीक है, चंदन नगर भी उसका एक बड़ा शहर था और पौंडीचेरी उनका कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, अब छोड़ो सर, ये कॉलोनियल जमाना जब भी याद आता है खराब ही लगता है, छोड़ो सर। अच्छा, पौंडीचेरी 20 लाख, इधर भी 20 लाख, तेलंगाना 20 लाख सिर्फ गुड्स का भी और गुड सर्विस दोनों का 20 लाख। अच्छा, अगर आदर्स में पौंडीचेरी तेलंगाना के छोड़ के बाकियों के केस में गुड सप्लाई अगर करता है तो 40 लाख का लिमिट है। ठीक है,
मतलब वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र वगैरह ये सब इसमें अंदर आ जाता है। और अगर सर्विस गुड्स दोनों करता है तो 20 लाख के अंदर। सिर्फ गुड्स में 40 लाख का है तो आपको छोड़ देता है, लेकिन सर्विस साथ में है तो 20 लाख मैक्सिमम, ठीक है। और पौंडीचेरी तेलंगाना के लिए थोड़ा सा छूट दिया हुआ है, रीजन भी है इसके पीछे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट मेंशन करके रखा है, मैं आपको आर्टिकल नंबर भी बताया था। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर सेक्शन 22, तो 22 के हिसाब से स्पेशल कैटेगरीज में कौन कौन है? मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। पॉइंट टू बी नोटेड, स्पेशल कैटेगरी में ऐसे तो 11 है, लेकिन 11 में से सेक्शन 22 ऑफ जीएसटी के अंदर 4, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसका लिमिट क्या है? सिर्फ गुड्स हो या सर्विस हो 10 लाख, गुड्स हो या सर्विस हो 10 लाख, गुड्स हो या सर्विस हो 10 लाख, गुड्स हो एंड गुड सर्विस दोनों हो 10 लाख। समझ में आया सर? मतलब 10 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। 10 लाख के बाद अगर गुड्स का भी सप्लाई करते हैं या गुड सर्विस मिला के सर्विस करते हैं, 10 लाख के ऊपर जाएगा तो रजिस्टर करना, उसके नीचे है तो मैंडेटरी नहीं है। टेल मी, बोलिए सर। স্যার বলছিলাম যে এখানে যে এই যে স্টেট আর ইউনিয়ন টেরিটরি যে যেটা উপরে স্যার বলছিলেন যে তেলেঙ্গানা আর নাগাল্যান্ড বাদ দিয়ে যে আদার স্টেট গুলো যেগুলো আছে, এই পুডুচেরি বাদ দিয়ে তেলেঙ্গানা বাদ দিয়ে এই যে সেইটা এখানে এই ছকে, এবার স্যার এইখানে যে আদার স্টেট বলেছে তাহলে তার মধ্যে কি স্যার মণিপুর, মিজোরাম এগুলো আসতে পারে তো আদার স্টেটের ना মধ্যে? ना 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 আসবে না। ना, बिकॉज उसके लिए तो अलग से बना हुआ है ना, वो स्पेशल कैटेगरी है। তার মানে স্যার ওই সেকশন 22 এ চারটে আছে, ওই চারটে বাদ দিয়ে এগুলো আসতে পারে। हाँ, ये जो 4 है, ये 4 और स्पेशल कैटेगरीज के अंदर जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड। देख देख, মানে স্যার 11খানা স্টেট বাদ দিয়েই হবে যা কিছু। यस यस, ठीक है। क्या लिखा है? एकदम क्लियरली लिखा है ना, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है। तो अदर जो 11 है उसको छोड़ना है। अब 11 के अंदर थोड़ा सा बाइफर्केशन है, क्या है? মানে স্যার 11টার মধ্যে আবার 4-7 ভাগ হয়ে যাচ্ছে। अगर हाँ 11 के अंदर सेक्शन 22 4 मेंशन करता है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आता है। इनके लिए 10 लाख का लिमिटेशन लगाया गया है, चाहे सिर्फ गुड्स हो या गुड्स एंड सर्विस दोनों हो। और बाकी जो सिर्फ स्पेशल कैटेगरीज में है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन आता है? जम्मू कश्मीर आता है, आसाम आता है, ठीक है, हिमाचल आता है, अरुणाचल आता है, मेघालय आता है, सिक्किम आता है, उत्तराखंड आता है। याद रखना बड़ा सिंपल है, पहाड़ी स्टेट्स, सारा का सारा पहाड़ी स्टेट्स। जम्मू कश्मीर एकदम हिमालय का एकदम सबसे ऊंचाई वाला, ठीक है। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, अब इस माले को याद रख सकते हो। देखो, भारत को समझना है तो भारत को समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया फर्स्ट। जस्ट अ सेकेंड सर, बीच बीच में मेरे को ये कहाँ से आ जाता है, ये देखो। जैसे मैंने स्पेशल कैटेगरी का 7 स्टेट याद रखना तो बहुत ही आसान है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, हिमालय, दिस इज लाइक ए गार्लैंड, है ना सर। हिमालय भारत को गार्लैंड की तरह रखा है। ये स्पेशल देश है सर, दुनिया में ऐसा देश आपको बहुत कम मिलेगा, ऐसे मिलेगा ही नहीं। और इंडिया तो एक्चुअली भारत है, भारत का मतलब बहुत बड़ा है। मैं आपको कभी बताऊंगा भारत क्या है, ठीक है। भारत क्या है मैं आपको बताऊंगा कभी। भारत बहुत बड़ा है, अफगानिस्तान से लेके थाईलैंड तक इधर, हाँ, ये है भारत। सर क्या बात करते हो सर, मजाक नहीं कर रहे आपको भारत के बारे में हाँ जानना सर, चाहिए। हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब बेसिकली भारत। इंडिया तो नाम ब्रिटिश लोगों ने दिया, ठीक है, इंडिया नाम तो ब्रिटिश लोगों ने दिया, जो आज से मैं 5000 10,000 साल पुराना बात कर रहा हूँ। जब से ये देश का जो अस्तित्व है, जो यहाँ इस सब लोगों का कल्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब यहाँ का इनबिल्ट कॉन्सेप्ट, अगर आप कभी अंकोर वाट जाते हो तो आपको समझ में आएगा, कंबोडिया तक, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, कभी कंबोडिया कभी जाओगे तो जरूर जाना सर। कंबोडिया में आपको अंकोर वाट टेम्पल मिलेगा, ठीक है, दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल, ठीक है, और बहुत पुराना अंकोर वाट मंदिर, जो आता है आपका थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर में। ये बहुत पुराना टेम्पल है, विष्णु भगवान से डेडिकेटेड है। आज से कम
3-4 हजार साल पुराना है, ठीक है। उसको बाद में अलग अलग किंग ऑफ कंबोडियंस ने इसको डेवलप किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा, पॉइंट टू बी नोटेड सर। मतलब इतना बड़ा टेम्पल दुनिया में और नहीं है, और इसका आर्किटेक्ट दुनिया पागल है, आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि क्या आर्किटेक्ट में ये बना हुआ है। मतलब इतना बड़ा, इतना सुंदर और इतना साइंटिफिक, तब यू कांट इमेजिन। कभी मौका मिले जरूर कंबोडिया विजिट कीजिएगा सर, इट्स रियली वंडरफुल, ठीक है। तो भारत का अस्तित्व तो बहुत पुराना है सर, इसीलिए मैं आपको बस बोल रहा हूँ, आप अपने देश के बारे में जरूर जानिए सर, ये आपका अधिकार है और आपको जानना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि भारत क्या है। इट्स जस्ट माई रिकमेंडेशन, कोई फोर्स थोड़ी है, ठीक है। एक्चुअली आजकल नॉलेज ना बहुत सीमित हो गया हम लोगों का, हम लोग अपने बारे में कुछ नहीं जानते, बिकॉज वो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है कि अपने बारे में जानो। किसी को पता था कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया का? पता था आप लोगों को? सच बताना, अगर पता था तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ सर। ठीक है, तब अब आगे से कंबोडिया के बारे में जरूर देखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा। अब आपको क्या बताऊं, और कितना पुराना है, इसका हिस्ट्री भी आप देख लीजिएगा, बहुत पुराना है और आज भी जिंदा है। और जिंदा सिर्फ नहीं, ये दुनिया का इतना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कंबोडिया में आजकल लोग इस्लाम या फिर कोई बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं मेनली, ठीक है। लेकिन आज भी यहाँ के जो मेन स्लोगन है, यहाँ का जो नोट है, यहाँ का जो एम्ब्लेम है, ये मंदिर ही है, बिकॉज इनको पता है कि इनका ओरिजिनल अस्तित्व वही है। लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ हुआ है, इतिहास बहुत कुछ किया है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उस स्टोरी में नहीं पढ़ना चाहूँगा। तो इंडिया इज अ बिग, इंडिया का साइज अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, इट्स लाइक फ्रॉम, दिस इज लाइक इंडिया, ये है भारत एग्जैक्टली। স্যার এখন হাফে এসে দাঁড়িয়েছে। अब काट कूट के कहाँ से कहाँ आया, छोड़ो सर, दुख का बात है। मतलब आपको इसका प्रूव है पूरा हर चीज का, अब जितना जाओगे हर जगह में आपको प्रूव मिलेगा कि कितना बड़ा है। अफगानिस्तान में जहां खोदोगे वहां मंदिर और बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट मिलेगा। गौतम बुद्ध आज से 3000 साल पुराना है, जहां खोदोगे सिर्फ मंदिर और टेम्पल मिलेगा। इवन आपको पता है सर, इवन यूरोप में भी आप जिधर देखोगे सिर्फ मंदिर मिलेगा आपको, मंदिर का, मंदिर रिलेटेड कुछ भी प्रूव हुआ है 4500 साल पुराना, 5000 साल पुराना। इट्स रियली ह्यूज कॉन्सेप्ट। मैं तो जितना देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। मैं अभी भी मतलब रियली ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या है, कितना पुराना है हमारा सभ्यता। चलो, ग्रैंड ओल्ड सिविलाइजेशंस, ग्रैंड ओल्ड, ये सब अमेरिकन यूरोपियंस कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। ओके, अच्छा, बाकी साथ में जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल, अरुणाचल। अच्छा, कश्मीर में 40 लाख का लिमिट है सर, ठीक है, गुड्स के केस में। सर्विस गुड्स मिला के हैं तो 20 लाख। आसाम में 40 लाख का लिमिट है, 20 लाख गुड सर्विस मिला के। हिमाचल में 40 लाख का लिमिट है, 20 लाख गुड सर्विस मिला के। अरुणाचल में 20 लाख का लिमिट है गुड्स का, 20 लाख इज ऑल्सो गुड्स एंड सर्विस। मेघालय 20 लाख का लिमिट गुड्स का, गुड सर्विस मिला के 20 लाख। सिक्किम 20 लाख का लिमिट है गुड्स का, गुड सर्विस मिला के भी 20 लाख का। उत्तराखंड 20 लाख का लिमिट है गुड्स का, 20 लाख और गुड सर्विस मिला के 20 लाख, ठीक है। একটা জিনিস বলার ছিল बोलो सर। যে স্যার এই যে স্টেট গুলো যে বলছে, এই স্টেটের মধ্যে স্যার মানে এই স্টেটের আন্ডারে যে সব রেজিস্ট্রেশন হবে, মানে জিএসটি রেজিস্টার হবে, তাদের এই লিমিট গুলো থাকবে। एग्जैक्टली, मतलब 40 लाख क्रॉस करने से, जैसे ये लास्ट 7 बोला मैंने आपको, जैसे कश्मीर, आसाम, हिमाचल, ठीक है, इनके यहाँ पर अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप गुड्स का बिजनेस करते हो, गुड्स सप्लाई करते हो, तो 40 लाख तक बिजनेस करने से आपको कोई रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है। 40 लाख क्रॉस करने से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मैंडेटरी। সেটা বলছে মানে যে ধরুন করছে তাকে কি এই স্টেটে মানে সেই স্টেটে থাকতে হবে, সেরকম কোনো রেজিস্ট্রেশন হবে, সেরকম কোনো नहीं ব্যাপার नहीं, আছে? तुम्हारा तुम्हारा बेसिकली तुम बिजनेस कहाँ से कर रहे हो, तुम्हारा হ্যাঁ, बिजनेस का ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है। মানে অফিস থাকতে হবে, তাহলে ধরুন মণিপুর এর অফিস থেকে তখন সে 10 লাখ হলো। हाँ, मतलब जहाँ पर तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। এবার স্যার যদি ওখান থেকে অন্য জায়গায় সাপ্লাই হয়,
তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার তখন এই টার্নওভারটা তো সেই স্টেটের আন্ডারে ধরা হবে না। वो डिपेंड करता है, अब इसके रिगार्डिंग अलग अलग केसेस आएगा, ठीक है, कि अगर वो 2 जगह से बिजनेस करता है तो उस स्टेट के हिसाब से उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यस आई अंडरस्टैंड तुम्हारे मन में क्या सवाल आ रहा है। अब चल रुक जा, अब अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, अब आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। पूरा समरी है यहाँ पर संपत, तू जो पूछा ना, अब आगे आगे इसका अलग अलग क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस में बताऊंगा कि किसी का ई स्टेट में है तो उस दूसरे स्टेट में कितना लिमिटेशंस लगेगा, एक जगह में अगर रजिस्ट्रेशन है तो दूसरी जगह में चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, पूरा केस को अगर आपको मैं समरी करूं, आप इस तरह से याद रख सकते हो। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। जो मणिपुर से सप्लाई करेगा उनका 10 लाख का। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जिनका लिमिट 20 लाख का है, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। States and entities with threshold limit of 20 lakh for supplier of service and both goods and services and 40 lakhs for supplier of goods. Jammu Kashmir, Assam, Himachal and all other states. समझ में आया? पहले ये बता दे मुझे, फिर मैं आगे का बात करता हूँ। ये समरी था। जियाउल, रोशनी, बोलो सर। स्नेहाशीष, हाँ है दादा। पृथ्वीराज ऑफ आसाम। चलो अब कुछ केस देखते हैं। पृथ्वीराज ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब स्टेट के अंदर बिजनेस करता है। किसका? सूज का। His aggregate turnover in the current financial year is 22 lakh. In view of the discussion in the above paras, जो हम लोगों ने अभी करके आया, the applicable threshold limit for registrations for पृथ्वीराज in the given case is 40, है ना सर? आसाम के लिए गुड्स, सूज क्या है? गुड्स है ना? प्लीज टेल मी, सूज क्या है? गुड्स है, yes or no? हाँ सर। तो आसाम का गुड्स के केस में क्या लिमिट है? 40 लाख का लिमिट है ना? हाँ सर। तो इसका 22 लाख का टर्नओवर हुआ है। In view of the discussion of the above, the applicable threshold limit for registration for Prithviraj in the given case is 40 lakh. Thus, he is not liable to get registered under GST. ठीक है? 40 लाख तक लिमिट है, 22 लाख का टर्नओवर हुआ है, तो उसको जीएसटी रजिस्टर करना जरूरत नहीं है। नो, क्यों आएगा? तुम्हारा लिमिट 40 है, तुम्हारा टर्नओवर 22 लाख का हुआ है, तुम आसाम में हो, तो क्यों करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन? मैंडेटरी नहीं है। স্যার বলছি 40 হলে হবে না 40 এর উপর হলে হবে? 40 এর উপরে, আপ টু 40। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। If in the above example, all other things remaining the same, बाकी सब कुछ सेम है, पृथ्वीराज is exclusively engaged in the supply of पान मसाला instead of shoes. बाकी सब सेम है, लेकिन वो पान मसाला बिजनेस में, शूज की जगह। He will not be eligible for higher threshold limit of 40 lakh, and the applicable threshold limit for registration in that given case is, अगर वो पान मसाला में काम करेगा तो 40 लाख और नहीं रहेगा सर, ये एक्सेप्शन है। अगर वो पान मसाला में आएगा या गुटखा टाइप का जो भी चीजें हैं, जो आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, ठीक है, तो 40 लाख की जगह 20 लाख का हो जाएगा। Thus पृथ्वीराज will be liable to get registered under GST because 22 लाख सेम रखा गया है, बट सूज की जगह वो पान मसाला में है। तो अगर आप पान मसाला में हो या आइसक्रीम में हो तो फिर 20 लाख इज द लिमिट, ठीक है। 20 लाख क्रॉस करने से ही आसाम में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और यहाँ पर 22 लाख है, 22 लाख जूता की जगह पान मसाला में आ गया। If instead of पान मसाला पृथ्वीराज इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, अगर वो सर्विस में आ जाता तो लिमिट क्या होता आसाम में? सर 20 लाख। 20 लाख, थैंक यू, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन विल बी 20 लाख, तो पृथ्वीराज का कितना है? 22 लाख का है, सर लायबल। फर्दर इफ पृथ्वीराज इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, गुड्स भी करते हैं सर्विस भी करता है, एक साथ मिक्स अप करके हैं, तो लिमिट कितना है? তাহলে স্যার আসবে স্যার 20 লাখ 20, और उसका कितना हो रहा है? 22, 22। तो लायबल टू रजिस्टर्ड है। बोलो सर।
ये आसाम का अलग अलग कहानी हो गया। क्लियर है बात? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब शिवाजी पे बात करते हैं। शिवाजी ऑफ तेलंगाना एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टॉयज। ठीक है, स्टेट के अंदर ही टॉयज बेचता है, सप्लाई करता है। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 22 lakh. Shivaji is making taxable supply from Telangana. He will not be eligible for higher threshold limit available in case of exclusive supply of goods. Applicable threshold limit कितना है शिवाजी का? तेलंगाना में कितना लिमिट है? सर 20 लाख गुड्स के क्षेत्र। गुड्स के केस में 20 लाख, सर्विस के केस में भी 20 लाख ही है। तेलंगाना में गुड्स हो या सर्विस 20 लाख इज द लिमिट। ठीक है, तो ये टॉयज का बिजनेस करता है। 22 लाख का लिमिट है, 22 लाख इसका टर्नओवर हुआ है। सिंस शिवाजी इज मेकिंग टैक्सेबल, हाँ बोल। लायबल है सर। ठीक है, तो फॉर हायर थ्रेशोल्ड लिमिट इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स द applicable threshold limit for registration for Shivaji in the given case is 20 lakh. Thus he is liable to get registered. In the above example, all other things remaining the same. बाकी सब कुछ सेम रखो। Shivaji is exclusively engaged in supply of taxable service instead of toys. तो भी क्या हो जाएगा? 22 लाख है, सर 20 लाख लायबल हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। Further, if Shivaji is engaged in supply of both taxable goods and service, the applicable threshold limit for registration will be 20 lakh only. इस केस में भी वो होगा बिकॉज 22 लाख उसका लिमिट था, मतलब 22 लाख उसका हुआ है और 20 लाख उसका सर्विस है, तो भी वो रजिस्टर्ड के लिए बाध्य होगा, लायबल होगा। और स्टेट क्या है? तेलंगाना है। ठीक है, बोझा कह लो। हाँ सर। अशोका अब मणिपुर बताइएगा सर। हाँ, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ पेपर, सेम स्टेट के अंदर पेपर सप्लाई कर रहा है। एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज, एक सेकंड सर, क्या हो गया? ओके, बताओ सर। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर इज 12 लाख. Ashoka making taxable supplies from Manipur, which is a special category state. 10 लाख। मणिपुर स्पेशल कैटेगरी में आता है ना, सेक्शन 22 के अंदर भी आता है ना। 11 के अंदर तो है ही और स्पेशल 4 के अंदर भी है सेक्शन 22 में। तो इसका लिमिट क्या है? 10 लाख है, तो 12 लाख है तो रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ सर। In the above example, all other things remaining the same. Ashoka is exclusively engaged in the supply of taxable service instead of paper. पेपर की जगह अगर वो टैक्सेबल सर्विस पे होता तो भी 10 लाख ही था। यस, 10 लाख की लिमिट है। फर्दर इफ अशोका इज एंगेजिंग सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, तो क्या होता? सर दुटे तो 10 लाख, 10 लाख ही तो सर। 10 लाख की लिमिट है दो हर केस में, तो 12 लाख का है हर केस में रजिस्टर करना मणिपुर में पड़ेगा। थैंक यू सर। राघव ऑफ आसाम, फिर से आसाम, is exclusively engaged in intrastate supply of ready-made garments. Its turnover in the current financial year from Assam showroom is 28 lakh. ध्यान से सुनिए सर बात। हाँ, आसाम के शोरूम से इनका टर्नओवर है 28 लाख का। इसका एक और एक शोरूम है त्रिपुरा में जहां पर टर्नओवर है 11 लाख का करेंट फाइनेंशियल ईयर में। Since Raghav is engaged in supplying garments from a special category state as per section 22, the applicable threshold limit क्या होगा उसका? कहाँ सप्लाई कर रहा है वो? सर आसामे तो করলে স্যার ওটা 40 লাখ থাকবে, लेकिन वो सर आसाम से वो त्रिपुरा में सप्लाई कर रहा है। ठीक है, हाँ तो Raghav is engaged in supplying garments from a special category state as per section 22. The applicable threshold limit क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा।
Further, Raghav is liable to register for GST in both Assam and Tripura, है ना? On his aggregate turnover crossing the threshold limit of 10 लाख. Basically, सप्लाई कहाँ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है. सप्लाई कहाँ हो रहा है? त्रिपुरा में हो रहा है. तो अगर वो आसाम से त्रिपुरा में सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाइंग स्टेट क्या है? त्रिपुरा है. त्रिपुरा के लिए लिमिट इज 10 लाख और इस केस में 11 लाख वो त्रिपुरा को दे रहा है ना? इसका सप्लाई त्रिपुरा में हो रहा है 11 लाख का, तो 10 लाख तो क्रॉस कर ही रहा है ना. और बोथ आसाम त्रिपुरा मिला के भी 28 + 11 भी अगर हो एग्रीगेट टर्नओवर तो दोनों मिला के 10 लाख क्रॉस कर ही रहा है. तो हर एंगल से उसका टोटल लिमिट 10 लाख क्रॉस करेगा. तो 10 लाख क्रॉस कर रहे हैं तो वो रजिस्टर करेगा दोनों जगह में, बोथ आसाम एंड त्रिपुरा. बात समझ में आया? মানে স্যার যখন সে কোনো জায়গায় সাপ্লাই হবে তখন সেই সাপ্লাই জায়গাটা ধরতে হবে। यस, जिस स्टेट में सप्लाई होगा उसका लिमिट को देखना होगा. हाँ बोलो सर. তখন স্যার নিজের রেজিস্টার অফিস যেটা সেখানে দেখতে হবে না, তখন সে সাপ্লাই জায়গাটা দেখতে হবে যে यस, ওখানে লিমিট कहाँ सप्लाई हो रहा है वहां का लिमिट क्या है. अगर एग्रीगेट लिमिट क्रॉस करेगा किसी भी एंगल से, जैसे यहाँ पर आसाम में भी 28 है, त्रिपुरा में 11 है, तो 28 + 11 करके आपका एग्रीगेट लिमिट त्रिपुरा का जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है. त्रिपुरा का लिमिट 10 लाख है, उसको क्रॉस कर रहा है तो रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर त्रिपुरा का लिमिट को क्रॉस ना करता तो नहीं करना पड़ता. স্যার যদি স্যার দুটো মিলিয়ে না ধরে যদি ধরলাম স্যার ত্রিপুরাটা একটাই পেরিয়ে যাচ্ছে ধরুন স্যার, एग्रीगेट टर्नओवर तो पकड़ना पड़ेगा ना. सिंगल पैन, एग्रीगेट पैन तो लेना होगा. ধরুন সেই ক্ষেত্রে ধরুন স্যার ত্রিপুরাতে দিচ্ছে 8 লাখ আর ওখানে দিচ্ছে 20 লাখ, তাহলে তো এগ্রিগেট টার্নওভারটা পেরিয়ে যাচ্ছে মোটামুটি 10 লাখ। अगर एग्रीगेट टर्नओवर निकालेगा तो भी करना पड़ेगा. ये तो एग्रीगेट टर्नओवर में पहले ही आपको समझाया कि हर एंगल से आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट देखो आप. अगर एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका लिमिट को क्रॉस करता है तो आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा. तो ये था, इतना देर से मैं आपको जो चीज बता रहा था वो सबसेक्शन 1 का डिस्कशंस कर रहा था मैं आपके साथ. थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन समझ में आया ना सर? प्लीज टेल मी. हाँ सर, मैंने आपको लिमिट बताया, केस लॉस बताया. अब दूसरा पॉइंट जो है subsection 2, registration required only for a place of business from where taxable supply takes place. From where taxable supply takes place. A person is required to obtain registration with respect to his each place of business in India from where a taxable supply has taken place. However, a supplier is not liable to obtain registrations in a state or union territory from where he makes an exempt or non-taxable supplies. मैं आपको समझाता हूँ. Further, the threshold limit of a person having place of business in more than one state or union territory in India gets reduced to 10 lakh only when such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the makes taxable supplies special category states as per section 22. However, in case he makes exempt or non-taxable supplies from a special category state and taxable supplies from a state other than special category state, then threshold limit shall not be so reduced. Example के तौर पे चलो देखते हैं, क्लैरिटी होगा सर. केस देखो, उदय एंटरप्राइज is engaged in supply of taxable goods in Maharashtra. It also supplies alcoholic liquor for human consumption from Nagaland. Point to be noted, sir. Uday Enterprises engaged in supply of taxable goods in Maharashtra. It also supplies alcoholic liquor for human consumptions from Nagaland. Its turnover in current financial year 34 lakh in Maharashtra and 8 lakh in Nagaland. Now सवाल है, since Uday Enterprise is exclusively engaged in making taxable supplies of goods from Maharashtra, the applicable threshold limit for obtaining registration is, महाराष्ट्र के लिए registration limit क्या है? नॉर्मल स्टेट में आता है ना. आपको कॉमन सेंस में भी आप याद रख सकते हो, जो स्टेट थोड़ा नॉर्मल कैटेगरीज में आते हैं
ठीक है, कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ का स्टेट्स लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्रा, ठीक है, फिर आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो मेन लैंड के साथ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, दीज आर मेन लैंड के साथ जुड़े हुए। मेन झमेला जो है ये एरिया आपके दिमाग में थोड़ा रहना चाहिए, और ये जो एरिया, और बीच बीच में कहीं बार कभी तेलंगाना घुस गया है, कभी आपका क्या बोलते हैं कश्मीर घुस गया है, बस ये थोड़ा सा, बाकी अदरवाइज पुडुचेरी, पुडुचेरी है, सॉरी मैं वो पुडुचेरी भूल गया था, पुडुचेरी तमिलनाडु के पास में है ये, ठीक है, ये फ्रेंच कॉलोनी का कैपिटल हुआ करता था पुडुचेरी। याद रखिएगा ये सब, मैं इसलिए थोड़ा बहुत इतिहास को कभी कभी खींच लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा रहे कि भाई पुडुचेरी को क्यों याद रखना है, ठीक है, कोई कोई पौंडीचेरी भी बोलते हैं। तो अभी खेल क्या है, तो लिमिट है आपका 40 लाख, महाराष्ट्र में कितना टर्नओवर हुआ है 34 लाख। However, the threshold limit will not be reduced to 10 lakh in this case, as the supply of alcoholic for human consumption from Nagaland, one of the special category states, are non-taxable supplies. मतलब ह्यूमन लीकर तो टैक्सेबल सप्लाईज में नहीं आता है सर, समझ में बात आ रहा है सर? The threshold limit will not be reduced to 10 lakh in this case, as the supply of alcoholic liquor for human consumption from Nagaland are non-taxable supplies. आपको बात समझ में आ रहा है सर? लिकर में तो नहीं आता है ना, लिकर तो जीएसटी के अंदर नहीं आता ना बात समझ में आया ना, जैसे पेट्रोल नहीं आता। तो इन द गिवन केस, सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ उदय एंटरप्राइज एक्सीड्स द एप्लीकेबल लिमिट, अब 34 और 8 दोनों मिला के आपका 40 लाख क्रॉस कर रहे हैं, so it is liable to obtain registrations. It will obtain registration in Maharashtra, but it is not required to obtain registration in Nagaland, as he is not bringing in taxable supplies from said state. आपका एग्रीगेट सर पॉइंट मैं समरी करता हूँ, सुन ले एक बार, लास्ट बार बोल लूँ तब फिर क्वेश्चन लेता हूँ। 34 प्लस 8 टोटल एग्रीगेट आपका कितना हो गया 42 लाख। महाराष्ट्र के लिए आपका लिमिट था 40 लाख, लेकिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 क्रॉस किया तो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कर लो। नागालैंड में लिमिट था आपका 10 लाख का, बट लिमिट रिड्यूस करने का जरूरत, मतलब इवन एग्रीगेट भी रजिस्टर रिड्यूस करने का जरूरत इसलिए नहीं है, सबसे मेन बात कि आप अल्कोहलिक लिकर सप्लाई कर रहे हो नागालैंड से, तो नागालैंड सबसे बड़ा बात अल्कोहलिक लिकर रजिस्टर मतलब आपका जीएसटी के लिए नहीं आता है, और इसलिए नागालैंड में रजिस्टर करना जरूरत नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, बिकॉज एग्रीगेट आपका 40 क्रॉस कर रहा है। अब बोलो, अब सवाल क्या है बोलो। স্যার তাহলে মহারাষ্ট্রতে যখন এগ্রিগেট পেরিয়ে যাচ্ছে তখন সেক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র লাইবেল হচ্ছে, নাগাল্যান্ড মানে 8 লাখের জায়গায় 10 লাখ দরকার ছিল, 10 লাখ তো হয়নি, কিন্তু স্যার টোটাল যদি কই তাহলে স্যার 10 লাখ তো পেরিয়ে যাচ্ছে। लेकिन वो तो नॉन टैक्सेबल गुड, मतलब बेसिकली वो तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ना, अल्कोहलिक लिकर तो जीएसटी में नहीं आता है ना, ওই জন্য স্যার হচ্ছে না, इसलिए एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी में डिटेल्स में बात हुआ है, या बेसिक्स में डिटेल्स में बात हुआ है किस किस में जीएसटी आता है और किस किस में जीएसटी नहीं आता है ना, इसलिए एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना जरूरी है सर, ठीक है। बेसिक्स ऑफ जीएसटी, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी, these all chapters are very very important to understand। अभी क्या नहीं, ये सब फाइनल चैप्टर्स है, रजिस्ट्रेशन, इसके बाद में फाइलिंग ऑफ जीएसटी बताऊंगा, ठीक है, ई इनवॉइसिंग बताऊंगा, ठीक है, तो ये सब फाइनल स्टेज का है, लेकिन इसके पहले आपको बेसिक्स थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेना चाहिए। किसी का अगर मिस है पुराना क्लासेस प्लीज मेरे को बोलो, मैं शेयर करूंगा, जैसे मैं जियाउल को बोला करूंगा सर, जियाउल जरूर मेरे से मांग लेना सर। Person liable for registration in case of transfer of business, where a business is transferred whether on account of successions
or any other reasons including transfer or change in the ownership of business due to death of the sole proprietor, आपका business transfer हो रहा है, डेथ हुआ है या ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है टू अनदर पर्सन एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस चल रहा है बट बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे केसेस में क्या हो सकता है सर? वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ना, एक बिजनेस दूसरे के हाथ में जा रहा है, ये सेक्शन 3 में बोला है सर, सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 में बोला है, ट्रांसफरी और सक्सेसर is to be registered with effect from the date on such transactions, transfer or succession, जिस दिन ये ट्रांसफर हो रहा है उसी दिन से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए. Where the business is transferred pursuant to sanction of a scheme or arrangement of amalgamations, मार्ज हुआ है या किसी स्कीम में मार्ज हुआ है, डीमार्ज हुआ है of 2 or more companies pursuant to an order of high court or tribunal, the transferee is to be registered with effect from the date, जिसको ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफरी मतलब जिसको ट्रांसफर हुआ है, to be registered with effect from the date on which the register of companies issues a certificate of incorporation giving effect of such order. जिस दिन आपको आरओसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा उसी दिन को आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज बिजनेस हैंड ओवर हुआ है. ये बात याद रखिएगा. सेक्शन 22 के अंदर जितना मेन पॉइंट था, बहुत वाइटल पॉइंट था, मैं आपको बता दिया. सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में बात करता है, ठीक है. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, as we seen above, the supplier is liable to be registered under GST in the states and union territory from where he makes the taxable supply of goods and or service only if his aggregate turnover in a financial year exceeds the applicable threshold limit. However, there are certain cases wherein a supplier is mandatorily required to obtain registration irrespective of the quantum of his aggregate turnover. आपका टर्नओवर कुछ भी हो, आपको फिर भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. In other words, these are the cases wherein a supplier is compulsorily required to obtain registrations even though his aggregate turnover does not exceed the applicable limit. However, certain exemptions from registration have also been provided under section 23, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि भाई आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. Exceptions have been incorporated briefly, आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन the category of persons requiring compulsory registrations आपको मैं आगे बता देता हूँ. फटाफट सुन लो सर, 2-3 मिनट लगेगा. करीब आपका 11 पॉइंट है, ठीक है, 11 पॉइंट्स है, किसको किसको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, ठीक है, ध्यान से सुन लो. मैं ऐसे ही पहले भी आपको बता चुका हूँ बेसिक्स में, जो बेसिक्स मैंने बताया, हु कैन रजिस्टर फॉर बेसिकली दिस वन, किसको किसको हु शुड ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, इसमें मैंने पॉइंट बता दिया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रोविजंस के साथ आपको बता देता हूँ. मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए है? पर्सन मेकिंग एनी इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई, जो स्टेट चेंज करके सप्लाई करेगा. However, threshold limit of 20 lakh rupees 10 lakh in case of special category states of Mizoram, Tripura, Manipur, Nagaland is available in case of interstate supply, ठीक है, is available in case of interstate supply of taxable service and not notified handicraft goods. And of notified handicraft goods, अगर notified handicraft goods है, इस केस में आप इसको लिमिट को अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से सप्लाई कर रहे हो, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर कर लेना चाहिए, कंपलसरी है. लेकिन अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट में हो तो लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब तब आप लिमिट को यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली स्टेट चेंज होने से करना पड़ेगा. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख और 10 लाख इन केस ऑफ दिस 4 is available in case of CTP who is making interstate taxable supply. CTP मतलब casual taxable person. Notified handicraft goods is availing the benefit of exemption from the registration as mentioned in point 1, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला, पर जो कैजुअली है, मतलब कभी कभी इंडिया में बिजनेस करता है, इनको कर लेना चाहिए. पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसीव, इन्हें भी कर लेना चाहिए. मैं आपको पहले भी इनवर्ड सप्लाईज के बारे में बोल दिया था, जो रिवर्स चार्ज में काम करता है. पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज टैक्स ऑन व्हिच इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ठीक है. इनर टीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन या इनर टीपी कर रहा है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए. ई कॉमर्स ऑपरेटर, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, टीडीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 52. E-commerce operator means any person who owns, operates, manages digital or electronic facilities or platform electronic commerce. Person who supply goods or service other than supply specified under section 9 subsection 5 through such e-commerce who is required to collect tax at source. However, threshold limit of 20 lakh or 10 lakh in
in this case is available in case of supply service through e-commerce operator. Persons who are required to deduct tax at section 51 whether or not separately registered under this act, उन्हें भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लंबा 10-11 पॉइंट है, आपको एक बार देख लेना चाहिए कि किसके किसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस, में आपको ये सब पहले ही बोल दिया, बेसिक्स नहीं मैंने बोल दिया था। ठीक है, कि किसको किसको एकदम स्टार्टिंग में ही मैं ये बोला, हु शुड ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मस्ट है। ठीक है, तो ये जो बात मैंने अभी आपको बोला, ये कहाँ बोला है सर, ये सेक्शन 24 में बोला है, जिसके लिए मैंडेटरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 23, पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। आपको एक एग्जांपल से यहाँ मैं बता सकता हूँ, जैसे मैं आपको मधुर ऑयल्स के बारे में बोला था, पंजाब का, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाइंग पेट्रोल, so supplying of petrol is not liable on GST, thus Madhur Oils is not liable for registration as it is engaged exclusively in supplying goods not liable to tax। मतलब जो जीएसटी में नहीं आता, ठीक है, तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 के तहत भावज्योति फाउंडेशन, a charitable trust registered under section 12AA of Income Tax Act 1961 is exclusively engaged in supply of service by way of charitable activities. Service by an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 by way of charitable activities exempt from GST। तो जो exempt from GST है, charitable trust है, section 12AA, Income Tax Act 1961, इन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 इसको ये परमिशन देता है। सिमिलरली एग्रीकल्चरलिस्ट, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करने का मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लंबा लिस्ट है, आपको मैं नोट शेयर करूंगा, आप लोग जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, कि किसके किसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, सेक्शन 23 बताते हैं। ठीक है, तो मस्ट गो थ्रू सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग कुछ प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, क्या किस तरह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ठीक है, उसका प्रोसेस के बारे में सेक्शन 25, 26, 27 में बताया है। पूरा प्रोसेस मैं आपको पूरा प्रिंट के साथ ही दे दूंगा। ठीक है, जिसपे पूरा प्रोसेस मेंशन किया गया है, वो आपको बहुत काम आएगा सर। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा समझ में आ जाएगा, और बहुत सारा एग्जांपल्स एंड केस लॉस इस नोट्स के अंदर आपको मिलेगा, जो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। मतलब जब आप एग्जाम में भी रियल लाइफ क्वेश्चन, केस लॉ क्वेश्चन पूछ ले, या फिर जब आप मार्केट में काम करोगे, किसी फार्म के साथ जुड़े हुए रहोगे तब भी, या कंपनी के साथ काम करोगे, अपना खुद का बिजनेस का काम करोगे, तब भी आपको हेल्प मिलेगा सर। ठीक है, ओके रोशनी, संपर्क, आशीष, बोलो सर। हाँ सर, है दादा। ठीक है सर, ঠিক है फिर आज इतना ही है। বলছি কালকে নোটসটা স্যার একটু পাঠিয়ে দেবেন ইনকাম ট্যাক্সের কালকে। রাখছি দাদা। ओके ओके रोशनी, गुड नाइट। गुड नाइट, ओके बाय सर। স্যার কালকে রিটার্ন ফাইলে